नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अजय शर्मा हमारे साथ हैं। बाजार में कल लगातार दूसरा सत्र रिकवरी का 19,100 के ऊपर कन्विंसिंगली हमने कल क्लोजिंग दी और आज यूएस फेड की अहम बैठक शुरू हो रही है। कल ब्याज दरों पर फैसला आएगा तो निश्चित तौर पर उस क्यूज पर नजर रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें नतीजों की तो नतीजों का एक्शन भरपूर चल रहा है। आज निफ्टी की 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे। सवाल यह है कि आज के दिन आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 19,200 18,800 19,200 एक रेंज की बात हो रही थी। हम अब ऊपरी साइड पर चले गए हैं। क्या बाजार में आज तेजी बनेगी, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे और आपके लिए तमाम है ऐसे हम ट्रेड्स लेकर आएंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए जो आपका दिन बनाने में आज मदद करेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार के लिए 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ। तो ग्लोबल बाजारों से मूड माहौल ठीक ठाक है। डाउ में हमने 551 अंकों के आसपास का उछाल देखा है। हालांकि याद रखना चाहिए 7 महीने के निचले स्तर पर डाउ चला गया था, वहां से ये रिबाउंड अब आ रहा है। नेस्डेक की बात करें, एसएनपी की बात करें तो वहां पर भी 1% के आसपास की तेजी है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी तो नहीं, लेकिन 19,200 के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। टीवीएस मोटर डीएलएफ के अच्छे नतीजे आए हैं, इन नतीजों पर फोकस होगा। मैरिको के नतीजे हालांकि मिले जुले रहे तो नतीजों का भरपूर एक्शन है और आज ये एक्शन थोड़ा सा और बढ़ेगा क्योंकि निफ्टी के 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे। एलएनटी, भारतीय एयरटेल, टाटा कंज्यूमर। भारतीय एयरटेल में देखना होगा क्योंकि जियो ने अपने आरपीओ में हल्की सी बढ़त की है, तो क्या भारतीय एयरटेल भी उसी रास्ते पर चलेगा? एआरपीओ पर खास तौर पर नजर रहेगी। और एलएनटी में हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरह से आती है, ऑर्डर बुक को लेकर क्या कुछ पिक्चर निकल के आती है नतीजों के साथ साथ। लेकिन हुनासा कंज्यूमर यानी कि जिसकी मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी है, ये आज इसका आईपीओ खुल रहा है। थोड़े से इसके वैल्यूएशंस को लेकर सवाल लगातार उठते रहे हैं, हम इसके बारे में भी बातचीत करेंगे और आपके लिए राय लेकर आएंगे। और सेलो वर्ल्ड के इशू का आज दूसरा दिन है। कल हमने आस्था जैन से इस पर बातचीत की थी और उनके सब्सक्राइब करा है। आज दूसरा सत्र है सेलो वर्ल्ड के इशू का। तो ये 4 ट्रिगर, लेकिन शुरुआत करेंगे ग्लोबल चेक से। अजय के पास चलेंगे। अजय, ग्लोबल मार्केट से मूड तो ठीक ही लग रहा है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.8 के आसपास है। क्रूड भी 88 89 मतलब 90 के नीचे बना हुआ है, एक बढ़िया संकेत है। और एशियाई बाजार से भी संकेत ठीक ठाक निकल के आ रहे हैं। आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? हालांकि नजर तो होगी अब एफओएमसी पर, आज बैठक शुरू हो रही है और कल रात को उनका फैसला आएगा। देखिए अभिषेक, ऐसा है कि गुड मॉर्निंग है पहली बात तो आपको और पूजा को भी। एफओएमसी में इस बार ध्यान देने वाली बात केवल गाइडेंस है। कोई भी ये बात उम्मीद नहीं कर रहा है इस बात की कि यहाँ पे कोई रेट हाइक आने वाला है, तो उस पर उम्मीदें एकदम ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। और ग्लोबल मार्केट में एक रिस्क ऑन का माहौल है जिसका फायदा भारतीय मार्केट को भी मिलेगा। अगर आप देखें जो ये पूरा इजराइल वाला मामला है, हमास वाला मामला है, उसके पीक से क्रूड ऑयल कितना वापस से नीचे आ चुका है। गोल्ड में भी अगर आप देखें तो नरमी आ रही है। गोल्ड और क्रूड वो जियोपॉलिटिकल मामलों के सबसे बड़े इनसाइडर होते हैं। मेरी राय में जब भी जियोपॉलिटिकल इशू हो, मैक्रो इकोनॉमिक इशू हो, आप इन दोनों को रीड करें और दोनों के भाव टॉप से नीचे आ चुके हैं। दूसरी तरफ फेड के पहले, फेड मीट के आउटकम के पहले, फेड मीट के पहले डॉलर इंडेक्स भी 106 के पास आ गया। यूएस यील्ड्स में नरमी है। तो ये जो रिस्क ऑन का माहौल है, शॉर्ट में अगर मैं आपको कहना चाहूं तो ये भारतीय मार्केट्स को बहुत फायदा करेगा। हमने कुछ एक दौर दिखा जब अच्छी खासी गिरावट आई, शायद वो ओवरसोल्ड हो गए। नतीजों का भी इंपैक्ट यूएस मार्केट में आ रहा है पॉजिटिव। तो वो जो टेक्निकल रिबाउंड है उसका फायदा इस समय भारतीय मार्केट को दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मूड और माहौल ग्लोबल मार्केट बता रहे हैं कि आप रिस्क ऑन ट्रेड भारतीय मार्केट में भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ग्लोबल मार्केट से तो संकेत ठीक ठाक ही हैं। और कल हमने भारतीय बाजारों में देखा भी कि काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में निचले स्तर से 600 अंकों का सुधार था, निफ्टी में भी निचले स्तर से काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला। ग्लोबल संकेत तो अच्छे ही हो एंड ऑफ कोर्स हमारे भी जो नतीजे आ रहे हैं भारतीय बाजारों में एक एक करके, वहाँ से भी सपोर्ट अच्छा मिल रहा है।
रिलायंस के जब नंबर्स आए उसकी वजह से भी हमने काफ़ी अच्छी रिकवरी कल भारतीय बाजारों में देखी, और आज भी काफ़ी सारे अर्निंग्स हैं जहां पर की नज़र रहेगी। तो अजय, आपसे समझना चाहेंगे, आज भारतीय बाजारों के लिहाज से बात करें तो कहां पर नज़र रखनी चाहिए, कौन कौन से अहम ट्रिगर्स होंगे जो कि आज भारतीय बाजारों में ट्रिगर का काम करेंगे? देखिए पूजा, आपको कल का बाजार अगर आपका एनालाइज करना है और अगर आगे की रणनीति बनानी है तो आपको थर्सडे जाना पड़ेगा। थर्सडे के लोज से स्मॉल कैप इंडेक्स 5% रिकवर कर चुका है, लार्ज कैप और मिड कैप इंडेक्स 2 से 3% रिबाउंड कर चुका है। ये उसी रिबाउंड का एक्सटेंशन हमने कल भी देखा। हमने कल आपको बताया था कि पहले आधे घंटे में बाजार को संभलने दीजिए, उसके बाद आप दाव लगाएं, और कल आधे घंटे में लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मैटर बन चुका था। पूरे सेशन का लोएस्ट पॉइंट पहले आधे घंटे में बन गया था। फेड की मीट का कोई खास इंपैक्ट नहीं है, कमेंट्री पे नजर रहेगी। कल करीब 200 पॉइंट का इंटरडे मूव हमने निफ्टी में देखा, 600 पॉइंट का इंटरडे मूव हमने बैंक निफ्टी में देखा, और अगर आप थर्सडे लोज से देखें तो और ज्यादा आपको नजर आएगा। हो सकता है कि आज के फर्स्ट हाफ सेशन में थोड़ा सी मुनाफा वसूली देखें, क्योंकि ये जो ब्रेव ट्रेडर्स जिन्हें कहूंगा, जो 18,400 का वेट नहीं कर रहे हैं, 18,850 से लेने की मूड में बने हुए हैं, हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करें, तो फर्स्ट हाफ द सेशन में आपको माहौल मिल जाएगा। लेकिन बाजार को सपोर्ट मिल रहा है रिजल्ट से। कल आप देखिए मैरिको की कमेंट्री, सबसे ज़्यादा कमज़ोर कंज्यूमर कंपनी थी, ये कमेंट्री सुधर रही है। अभी हम आपको टीवीएस मोटर्स की कमेंट्री भी दिखाएंगे, वहाँ ब्रोकरेज अपग्रेड जाने लगे, डीएलएफ के नंबर्स आ रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी के नंबर्स से इनको सपोर्ट मिल रहा है बाजार को। दूसरी बात यह कि स्मॉल कैप मिड कैप में भी जहां पे नंबर अच्छे आ रहे हैं वहाँ फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। स्पंदना देखिए 7-8% पहले ही चल गया रिजल्ट के पहले, शाम को कल रिजल्ट आया, आज भी एक्शन हो सकता है। तो रिजल्ट के बल पे और एफआईज की सेलिंग बहुत होलसेल सेलिंग नहीं है। कल भी अगर आप देखें तो एफआई की सेलिंग कम थी। एफएनओ में भी अगर आप देखें तो शॉर्ट कवरिंग हुई है, और जो जितना भी शॉर्ट बैठा हुआ है स्पेशली बैंक निफ्टी में, वो बाजार को सपोर्ट कर रहा है। बाइंग से ज्यादा मैं हमेशा मानता हूं शॉर्ट्स जो इन द सिस्टम होते हैं ना, वो बाजार को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जरा सी गिरावट पे वो कवर करने के लिए आ जाते हैं, और कल हमने ऐसा ही देखा। और सबसे बड़ा उदाहरण तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज है। लास्ट 2 दिन में इंडेक्स को सिंगल हैंडेडली वन साइडेड रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खींचा है। कल भी देखिए 2% ऊपर, थर्सडे के लोज से 2220 के आसपास से जो रिबाउंड आया रिलायंस में, वो काबिले तारीफ है। और यही काम बैंक निफ्टी में HDFC बैंक और ICICI बैंक कर रहे हैं। इन दोनों में नजर बना के रखिए, लीडरशिप है। कमजोरी की बात करें, अनवाइंडिंग की बात करें, तो ऑटोज में अनवाइंडिंग हो रही है। नंबर्स के बावजूद भी हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर दिख जाए आपको टीवीएस जैसा, लेकिन कल हमने देखा कि ऑटोज में थोड़ा दबाव था, और वो भी ऑटो सेल्स के पहले। लेकिन आगे चलते हैं, बाजार की ट्रेड और लेवल्स टू वॉच आउट फॉर डिस्कस करते हैं अपने पैनलिस्ट के साथ। हमारे साथ वैशाली पारिक, कपिल शाह और किरण जानी जुड़ चुके हैं, और भी पैनलिस्ट आगे शो में जुड़ेंगे। जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया। वैशाली, आपको भी शुरुआत आपसे करूंगा। वैशाली, कल का जो फॉलो अप एक्शन दिखाई दिया, थर्सडे के लोज वालों ने कल मुनाफा वसूली नहीं की, इनफैक्ट और तेजी कर दी। क्या थोड़ी बहुत पुल बैक आज उम्मीद की जा सकती है फर्स्ट हाफ में? क्या ये लाजमी है, और उस पुल बैक में क्या करेंगे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में? Very good morning. Actually, yes, indication आ गए थे Friday से, because we saw 1,000 point correction in Nifty. 18,800, 18,600 was a very crucial support band. So 18,800 फिलहाल को hold करके, and we are seeing a bounce back coming in. So I think थोड़े first half of the day, first half an hour, I would say थोड़ा wait करते हैं. But the support levels now are elevated to 19,000, and I think ये bounce कंटिन्यू रहना चाहिए एटलीस्ट टुवर्ड्स 19,250 लेवल्स, और उसी अनुसार इवन बैंक निफ्टी में 42,500 के सपोर्ट के साथ एक बाउंस बैक व्यू रहेगा फॉर 43,400 टुडे ऑल्सो। आज लास्ट डे ऑफ द मंथ है, सो द क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक डिसेंट क्लोज आना चाहिए। किरण, आप बताइए, आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज नजर आ रहे हैं? क्या आज आपके पास बाय ओनली आ गए हैं, या आपके पास शॉर्ट आइडियाज मिक्स्ड हैं, क्योंकि आप हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं? इंडेक्स का जिस तरह का अप्रोच हम देख रहे हैं, लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी यहाँ पे काम करेगी, और जिस तरह से रिबाउंड हुए हैं काफी सारे स्टॉक अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास से रीटेस्टिंग करके बुलिश जोन में वापस आ रहे हैं। तो आज के दोनों आइडियाज बाई तरफ ही रहेंगे। पहला जो स्टॉक रहेगा वो एल्केम लैबोरेटरीज रहेगा,
अल्केम लैबोरेटरीज अगर आप देखोगे तो 4200 के हाई बनाने के बाद काउंटर ने नीचे में 3400 का लो बनाया था, वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। कहीं ना कहीं 3640 का एक ब्रेकआउट लेवल था, कल हमने देखा कि ब्रेकआउट लगाने के बाद रीटेस्टिंग भी हो चुका है। तो अल्केम लैबोरेटरी लुकिंग गुड। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करना चाहेंगे, 3690 के आसपास की क्लोजिंग है, लॉन्ग करके जाएंगे। 3760 का हमारा टारगेट रहेगा, 3660 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो फर्टिलाइजर सेक्टर में से फैक्ट है। फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये काउंटर वन वे हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली जो एक ब्रेकआउट आया था 590 के आसपास, उसके बाद काउंटर ने 770 तक के हाई बनाए थे, वहां से वापस उसने अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया है। कहीं ना कहीं मोमेंटम इंडिकेटर में भी वो बुलिशनेस हमें दिख रही है। तो फैक्ट हम लॉन्ग करना चाहेंगे। करंट मार्केट प्राइस से 685 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 705 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 672 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। फैक्ट का स्टॉप लॉस एक बार फिर से रिपीट करेंगे किरण? 685 के आसपास हम लॉन्ग करेंगे, 705 एज अ टारगेट एंड 672 एज अ स्टॉप लॉस। ओके, ठीक है। तो लेवल्स यहाँ पर हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 705 का होगा टारगेट और जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो होगा 672 के आसपास का। चलिए इसको हम करेक्ट कर लेंगे और आगे आपको वो लेवल्स वापस से दिखा देंगे। लेकिन अल्केम लैब्स में खरीदारी करने की सलाह है और फैक्ट में भी खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर किरण की तरफ से। कपिल, गुड मॉर्निंग। अब आपसे भी समझना चाहेंगे आप आज ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज बेसिकली ब्रॉडर मार्केट का व्यू मेरा एक साइडवेज जैसा ही बनेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और 19,200 250 ऊपर का एक कैप लग रहा है और नीचे में 18,800 के यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहला मेरा चुनिंदा स्टॉक रहेगा ओबेरॉय रियलिटी, क्योंकि इस जो अभी फॉल आया हुआ है मार्केट का नेट 5% का फॉल आ गया है, तो वहां से कम रिट्रेसमेंट हमें रियलिटी स्पेस में ही मिली थी। और वैसा नहीं है कि ओबेरॉय रियलिटी का ही चार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा है, उसके जो काउंटर पियर्स हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज ले ले या फिर डीएलएफ ले ले, उन सारे के चार्ट के स्ट्रक्चर्स काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि रियलिटी स्पेस में एक टेल विंड तो है जो एक पॉजिटिव मोमेंटम की और स्टॉक को खींच रही है। इस करेक्शन की वजह से काफी सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो गए, अपने शॉर्ट टर्म के सपोर्ट लेवल के यहाँ पे भी आ गए हैं। तो ओबेरॉय रियलिटी यहाँ पे 1121 का लेवल चल रहा है, तो यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 1090 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1180 के हमें टारगेट्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। और दूसरा कॉल मेरा एक शॉर्ट के साइड रहेगा, क्योंकि मार्केट का व्यू रेंज है और ऊपर से हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आने की चांसेस देखने मिल रहे हैं। और इस पर्टिकुलर दौरान हमने एक नेगेटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर जहां पे ऑब्जर्व किया हुआ था वो है अपोलो टायर्स। कल के दिन में हमने एक ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर भी देखने मिला हुआ था, तो अपोलो टायर्स 375 के यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट का व्यू बनता है। 380 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 365 के टारगेट्स हमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। जी की तरफ से दो ट्रेड, एक लॉन्ग का एक शॉर्ट का। अपोलो टायर को शॉर्ट करना है 365 के लक्ष्य के लिए और ओबेरॉय रियल्टी के नतीजे आए थे और कल हमने देखा था कि शेयर में थोड़ी तेजी बनी भी थी और तेजी आज ये एक्सटेंड होगी। 1180 रुपए तक के लक्ष्य सुझा रहे हैं कपिल। अग्रेसिव टारगेट्स हम कहेंगे क्योंकि 1170 रुपए पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो कपिल के 2 शेयर और किरण के 2 शेयर हो गए। वैशाली जी, आखिर में आपके पास आएंगे, बताइए आपके शेयर कौन से हैं, क्या कन्विक्शन खरीदारी का ही है और स्टॉक्स कौन से होंगे आपके? आई वुड ऑफ कोर्स फिलहाल तो बाय के ही मौके ढूंढने चाहिए। एंड एक्चुअली फर्टिलाइजर पैक में जैसे बात करी तो आई थिंक इवन आई एम इन सिंक विद दैट। एंड फ्रंटलाइन में मुझे जीएनएफसी अच्छा लग रहा है, बट ये मेरा बाय रिकमेंडेशन ऑलरेडी 640 लेवल से था और कल भी एक अच्छा सा क्लोज आया है एंड इज मेकिंग हायर हाइज। सो आई वुड से कि अभी नाउ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 645 के स्टॉप लॉस के साथ ये मैं रेकमेंड करूंगी फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 720। सो एक जीएनएफसी है और रियलिटी में दूसरा पोजिशनल ट्रेड रहेगा सनटेक रियलिटी। तो सनटेक रियलिटी ऑल्सो एक ट्रेंड में आ चुका है एंड थोड़ा रिट्रेस होके फिलहाल एक अच्छे से सपोर्ट 400 के सपोर्ट के साथ दोबारा बाउंस दे रहा है। सो माय व्यू इज पॉजिटिव ऑन दिस। 400 के सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है। पोजिशनल टारगेट 500 रुपीज। ठीक है। तो जीएनएफसी में खरीदारी करने की सलाह है 720 के टारगेट के लिए। स्टॉक पर नज़र रखिए क्योंकि कल भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स की नज़र थी, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे थे, तो यहाँ पर ज़रूर नज़र रखिए। और सनटेक में भी तेज़ी करने की सलाह 500 के लक्ष्य के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे नतीजे आए हैं, अहम नतीजे आपके सामने रखेंगे। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रिजल्ट
बताइए कल कौन कौन से अहम कंपनियों के रिजल्ट्स आए? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे अर्निंग्स में, तो यहाँ पे टीवीएस मोटर्स के फोकस रहने वाला है। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है और हमने चेक किया तो यहाँ पे पैट में भी लगभग 32% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। कमेंट्री इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा है कि फेस्टिव सीजन की डिमांड रोबस्ट रही है। हालांकि अगर रूरल मार्केट्स की बात करें तो अभी भी डिमांड म्यूटेड है और ऑन द पाथ टू रिकवरी है, ये मैनेजमेंट का जो है मानना है। लेकिन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो अब स्टेबल हो चुके हैं, तो आगे जाते हुए मार्जिन आउटलुक में भी जो है स्टेबिलिटी देखने मिलेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा डीएलएफ। यहाँ पे कलेक्शंस में भी स्ट्रेंथ आई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, सिक्वेंशियली देखिए, नंबर्स भी एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट किए हैं और कंपनी की मैनेजमेंट की जो स्टेटमेंट आई है कि जो डिमांड मोमेंटम है उसमें भी अभी स्ट्रेंथ दिखने मिल रहा है। अब बात करेंगे स्पन्ना स्फूर्ति की फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पे देखें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एनआई ले लीजिए, पैट ले लीजिए, यहाँ पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है और जो एसेट क्वालिटी है वो भी स्टेबल है। मैरिको की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है अपग्रेड गाइडेंस की जो है मार्जिन्स को लेके। यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन्स का गाइडेंस जो है लगभग 350 बेसिस पॉइंट से 400 बेसिस पॉइंट्स का हो गया। जो अर्लियर गाइडेंस था वो 250 से 300 बेसिस पॉइंट था। अगर एबिडा मार्जिन का भी गाइडेंस बढ़ा है वो भी लगभग 200 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। आगे जाते उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्री भी कही है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ होने वाली है वो प्राइस कट्स के द्वारा होने वाला है। ब्लू स्टार की बोले तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और मार्जिन्स में हालांकि 30 बेसिस पॉइंट्स का जो है एक अच्छा उछाल देखने मिला है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में बात करें तो जो नंबर्स आए हैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, मार्जिन्स में भी जो एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर नंबर्स देखने मिले हैं। और कमेंट्री में कहे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि आगे जाते हुए कोई प्रमोटर सेलिंग नहीं होगी कमेंट्री की। और रेलवे सेगमेंट है वहाँ पे बुलिश नज़रिया देखने मिल रहा है, जहाँ पे जो रीडेवलपमेंट हो रही है स्टेशन को लेके, तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी बनता है कंपनी के लिए। इसके अलावा दो और स्टैंड आउट अर्निंग्स है आपके मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से। सबसे पहला है फाइन ऑर्गेनिक्स, लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स है जहाँ पे रेवेन्यू 41% का गिरावट आया है। वहीं डीसीएक्स सिस्टम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए और कंपनी जो है आप कह सकते हैं घाटे से मुनाफे जो है प्रॉफिट में आई है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एबिडा जो ऑपरेशनल लॉसेज है वो भी कन्वर्ट होकर ऑपरेशनल गेंस में आ गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो अर्निंग स्पेसिफिक और उनके जो कमेंट्री स्पेसिफिक है उन पे जो है आप ट्रैक कर सकते हैं आज। ओके, ठीक है। तो ये हैं कुछ अहम नतीजे, इसका हम एक एक करके एनालिसिस भी करेंगे कि ट्रेड अगर लेना हो इन तमाम स्टॉक्स में तो कैसे लें, और नतीजों का भी एनालिसिस हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके अलावा कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारी खबरें भी आई हैं। कौन कौन सी अहम खबरें थी ये भी समझ लेते हैं। शरद बने हुए हैं हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, बात करें तो ऑफ कोर्स कॉन कॉल्स भी कुछ हुए थे, जो कुछ अर्निंग्स थे जो मार्केट आज में आ गए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कॉन कॉल्स भी हुए थे तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपीएल ऑफ कोर्स हमने पता है कि गाइडेंस कंपनी ने कट की थी अपनी FY24 को रेवेन्यू का लेके, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो थर्ड क्वार्टर है वहाँ पे प्रेशर देखने मिल सकता है, क्योंकि एक तो इशू है ब्राज़ील रीजन में डीस्टॉकिंग का और आप कह सकते हैं प्राइसिंग प्रेशर भी है आगे जाते हुए। लेकिन वो ग्रॉस डेट की जो रिडक्शन की अमाउंट है वो लगभग $500 मिलियन का जो है एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक फोकस में पेट्रोनेट LNG, इनका भी कॉन कॉल हुआ था, स्टॉक में लास्ट सेशन में भारी गिरावट भी आई थी। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोअर प्राइसेज आ सकते हैं जब वो नए कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करेंगे कतार गैस के साथ, और ये जो पेटकेम प्रोजेक्ट होगी वो वित्त साल 2028 के बाद कमीशन होने वाली है। MGL के कॉन कॉल में भी इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र ड्राफ्ट EV पॉलिसी है उससे कंपनी को जो है लिमिटेड इम्पैक्ट देखने मिलेगा। यहाँ पे जो कंपटीशन हो रही है वो एक CNG यूसेज और EV यूसेज के लिए हो रही है, तो इसके लिए कंपनी का ये बयान आया है और जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है उन्होंने मेंटेन करके रखा है। टाटा मोटर्स में भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है, लगभग 766 करोड़ का जो रिकवरी है उनको मिल सकता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ। इनका जो नैनो और सिंगूर का प्लांट था उसको लेके ये विवाद पे ऊपर टाटा मोटर्स को जो है अवार्ड मिली है। केम्प्लास सानमार ने जो है LOI साइन किया है। अभी इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि वो पाइपलाइन एक्टिव इंग्रेडिएंट के जो प्रोडक्ट है वो अगले 5 साल में FY25 से FY30 तक जो है वो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और प्रिज्म जॉनसन की जो ग्रीनफील्ड टाइल प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल में वो अब स्टार्ट हो गई है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो ओवरऑल टाइल प्रोडक्शन है कंपनी का कैपेसिटी को लेके वो 10% से ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। और आखिरी स्टॉक जो है जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है वो है गांधीमती बटरफ्लाई, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो उनकी मर्जर हो रही थी CG कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल के साथ वो जो है कॉल ऑफ हो गई है। और ये इसलिए हुई है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वोट लिया गया था पब्लिक शेयर होल्डर्स का और इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का, जहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर्स ने जो है वोट अगेंस्ट किए हैं। मेजॉरिटी में वो चाहते नहीं कि वो मर्जर की
जो है प्रोसेस होए और एक इंस्टीट्यूशनल जो शेयर होल्डर है वो उन्होंने भी जो है मना किया है, तो ऑल कह सकते हैं कि जो मर्जर है वो कॉल ऑफ हो सकता है। प्रिया शरद, तो सीजी कंज्यूमर, बटरफ्लाई, गांधीमती, इसका मर्जर रद्द हो गया, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन मैरिको के अलावा तमाम जो नतीजे आए, टीवीएस मोटर, इन पर ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स आई होंगी और उसके अलावा भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई होंगी। वामाक्षी के पास चलते हैं और समझते हैं कि कहां पर आज एक्शन देख सकता है। वामाक्षी, बताइए कौन सी रिपोर्ट्स आज क्रूशियल होंगी? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम यूपीएल के साथ। हम देख रहे हैं कि जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि क्वार्टर 2 में अनुमान से कमज़ोर नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। सेल्स में करीब 19% की गिरावट और ईबिटा में करीब 43% की गिरावट नज़र आई है। ग्लोबल चैनल डीस्टॉकिंग और एलिवेटेड प्राइसिंग प्रेशर तो नज़र आ ही रहा है, और मगर ओवरऑल सेकेंड हाफ से बेटर एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में मेजर क्रॉपिंग सीजन शुरू होगा। एलिवेटेड इन्वेंट्री लेवल्स भी ग्रेजुअली सबसाइड होने की उम्मीद की जा रही है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते जेफरीज ने यूपीएल पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस घटाकर 675 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स पर भी फोकस करेंगे। जेफरीज का कहना है कि नया हाई कंपनी ने रिपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टरली परफॉर्मेंस। भारत का जो टू व्हीलर सेगमेंट है, यहाँ पर उन्हें काफ़ी अच्छी रिकवरी नजर आ रही है और एक्सपोर्ट्स भी सुधर रहे हैं, और इसी के चलते जेफरीज ने टीवीएस मोटर्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। और सीएलएसए की तरफ से हालांकि रिपोर्ट जो आ रही है टीवीएस पर, वो उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि ईबिटा फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से कमज़ोर नंबर्स रिपोर्ट किए हैं और ये लार्जली मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये मिस आया है। मार्जिन इंप्रूवमेंट हालांकि वो उनके मुताबिक जारी है। तो ऑल इन ऑल उनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट्स जो उन्होंने सब्सिडरीज में की है, इसी के चलते कैश फ्लो में अभी भी ड्रेन जारी रहेगा, और इसी के चलते सीएलएसए ने टीवीएस मोटर्स पर अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है। इसके अलावा अगर हम फोकस करेंगे मार्को पर, कल कंपनी के नंबर्स आए थे और जेफरीज हाईलाइट कर रहे हैं कि रेवेन्यू कंटिन्यू टू डिक्लाइन हो रहा है भारतीय बिजनेस में। ग्रोथ पोर्टफोलियो हालांकि यहाँ पर काफ़ी मजबूत ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, और इनफैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है सेकेंड हाफ में, जिसके चलते जेफरीज ने मैरिको पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा सीएलएसए का भी कहना है कि सेल्स और मुनाफा जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो लार्जली इन लाइन है, मगर नेट मार्जिन्स जो है वो सुधरे हैं कंपनी के लिए। डोमेस्टिक ग्रोथ में ग्रेजुअल रिकवरी नज़र आ रही है और ओवरऑल काफ़ी बेहतर मार्जिन आउटलुक है, मगर इसके बावजूद सीएलएसए ने मैरिको पर अपनी अंडर परफॉर्म की राय को बरकरार रखा और टारगेट प्राइस भी घटाया है। इसके अलावा हम फोकस करेंगे भारतीय एयरटेल पर। हम देख रहे हैं कि एयरटेल अफ्रीका की तरफ से नंबर्स आए थे और सीएलएसए का कहना है कि क्वार्टर 2 में अफ्रीका के रेवेन्यू और ईबिटा अनुमान से मजबूत ज़रूर आए हैं। रिपोर्टेड रेवेन्यू पर हालांकि रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ पर नायरा के डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आया था, और अफ्रीका के कैश फ्लो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं और गियरिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है, जिसके चलते सीएलएसए ने भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे पेट्रोनेट एलएनजी पर। सीएलएसए का कहना है कि अर्निंग्स बीट कंपनी ने रिपोर्ट की है, मगर लार्ज पेट्रोकेम का प्रोजेक्ट एक डी रेटिंग के लिए कंसर्न नज़र आ रहा है। मैनेजमेंट ने डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रॉमिस किया है अगले कुछ दिनों में, और इनफैक्ट मैनेजमेंट सजेस्ट कर रही है कि इसका ये जो प्रोजेक्ट है ये टोलिंग स्टाइल मॉडल में होगा, और ओवरऑल इसी के चलते सीएलएसए ने पेट्रोनेट पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 270 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। टीवीएस मोटर्स पर हम देख रहे हैं मिली जुली रिपोर्ट्स हैं। सीएलएसए एक तरफ बिकवाली की राय दे रहा है, वहीं जेफरीज ने जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया है, 2000 का कर दिया, खरीदारी की राय अपनी बरकरार रखी है। मैरिको पर ज़्यादातर रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, पेट्रोनेट, एलएनजी जैसे स्टॉक्स भी आज ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स के चलते फोकस में रहेंगे। इन पर भी हम एक एक करके आगे बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पैनल पर आयुष मेहता भी जुड़ चुके हैं। आयुष, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या व्यू बन रहा है आज आपका बाजार पर कल की रिकवरी देखने के बाद, और इसके अलावा अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए, कहां पर ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसे कि हमने कल बाजार में देखा, आज के लिए मेरे 2 बाय कॉल्स ही होंगे। फर्स्ट बाय कॉल होगा मेरे एलएनडी पे। अगर हम एलएनडी की बात करें तो इसकी डेली चार्ट में स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। इंट्राडे चार्ट में अगर 60 मिनट्स की बात करें तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाया है, प्लस एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट स्टॉक में हमें देखने के लिए मिला है।
तो एलएनटी को आपको यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 3050। आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 2870 का होगा। सेकंड स्टॉक होगा मेरा मिड कैप स्पेस से आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड में बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बनते हुए आ रहा है। अगर हम इसके मंथली चार्ट की बात करें तो स्टॉक में एक बहुत अच्छा कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। वीकली चार्ट पे इसमें एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है जिसका भी हमें ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। डेली चार्ट में अपने स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्लस रिसेंटली स्टॉक में एक पॉजिटिव आरएसआई क्रॉसओवर भी देखने के लिए मिला है। तो आइनॉक्स विंड को हमें यहाँ से बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 250। यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 214 का होगा। राइट चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने बातचीत को आगे लेके चलते हैं। काफ़ी ट्रेडिंग आइडियाज़ हमने टेबल पे रखे हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए इंपॉर्टेंट। टीवीएस मोटर्स में कल जो कॉन कॉल हुई है वो आफ्टर मार्केट आज हुई है। और जी हाँ, देखिए ब्रोकरेज का व्यू तो हम सारे व्यूज़ आपके सामने रखते हैं, किसी का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटी बात क्या है? मोटी बात जो निकल के आई है टीवीएस मोटर्स की कॉन कॉल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं। मार्जिन एक्सपेंशन की गाइडेंस दी है, सबसे इंपॉर्टेंट। इस क्वार्टर का अगर आप मार्जिन देके ट्रेड कर रहे हैं, ये बैकवर्ड लुकिंग डे है, वो तो ये बीत गया क्वार्टर। आगे आने वाले क्वार्टर्स में इनफैक्ट उन्होंने बोला है कि 10% एवरेज जो मार्जिन हमारे चलते हैं वो 12-13% जाएंगे। मार्जिन की गाइडेंस, प्रोडक्ट मिक्स के इंप्रूवमेंट की गाइडेंस, ईवी में जो उनका ईवी है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। ओला के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ईवी टू व्हीलर कंपनी हो गई है ये। उसमें प्रोडक्ट मिक्स की बात की, इंप्रूवमेंट की, क्योंकि उनके खुद के प्रोडक्ट्स पार्ट्स बनते हैं तो वहाँ से मार्जिन बढ़िया होता है। कमेंट्री बहुत स्ट्रांग आई है टीवीएस मोटर्स की, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक ही पॉइंट है वो ये कि 26 टाइम फॉरवर्ड पे आ चुका है, स्टॉक थोड़ा चला हुआ है। लास्ट 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा चला हुआ नजर आता है। तो डिक्लाइंस पे टीवीएस मोटर्स ज़्यादा बेहतर होगा शायद लेना, रादर देन देखिए 52 हाई पे बैठा हुआ है। तो ये एक बात है, लेकिन मजबूती बहुत ज़बरदस्त है। 1600 रुपए का भाव हो चुका है। वैशाली, आप टीवीएस मोटर्स को कैसे ट्रेड करेंगी? तो फिलहाल ऑफ कोर्स एज यू राइटली सेड के अभी मौका लेने का नहीं है। जिन्होंने लिया है वो जरूर होल्ड करे, बट आई वुड से दैट नई ये जो मोमेंटम शुरू हुई है 1500 लेवल से, सो आई वुड से दैट 1500 के पास अगर मौका मिलता है तो लिया जाए, बिकॉज देन 1450 के स्टॉप लॉस के साथ इसके टारगेट्स आ सकते हैं टुवर्ड्स 1750। सो आई थिंक 1500 वुड बी अ बेटर लेवल टू बाय। ठीक है, 1500 के लेवल्स के आसपास चला है स्टॉक तो आप जरूर से इसको बाय करें, ये वैशाली का मानना है। एक और स्टॉक लेके आइए रेट्टे साहब, वो है स्पंदना स्फूर्ति, जिसका जिक्र रिजल्ट बेस पे शरद ने किया था। स्पंदना स्फूर्ति में अगर आप 1 साल का चार्ट देखें, जी हाँ लास्ट 2-3 दिन से तेजी है, ये कल का भाव है, लेकिन 2-3 दिन से स्टॉक चल रहा है, रिजल्ट के अंदर जाते वक्त ही चलना शुरू हो गया था, धमाकेदार नंबर आए। लेकिन 1 साल का चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक 1000 के आसपास जाके एक बार पीक हो गया था, उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन गया, अब इसके अंदर वापस एक्शन आया है और रिजल्ट आपके सामने है। क्या ये ट्रेड के लिए तैयार हो चुका है? आयुष आप ही बता दें, जो कंसोलिडेशन आ गया पिछले कुछ हफ्तों में, ये हो गया यहाँ से नया अपसाइड है या अभी भी ये अपने हर्डल जोन पे है 900, 950, 1000 वो क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा? क्या कहेंगे आप? जी, अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो डेली चार्ट में जैसे कि आपने सही राइटली पॉइंट आउट किया है, स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेशन में चला था। 860 से 840 की रेंज में बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और इसने फाइनली लास्ट 2 से 3 दिन में स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम के साथ हमें देखने मिला। प्लस वीकली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन भी स्टॉक ने बनाया। तो डेफिनेटली स्टॉक को यहाँ से ऐड किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 950। तो फर्स्ट इसका इमीडिएट टारगेट होगा, जैसे ही स्टॉक 950 क्रॉस करेगा, सेकंड टारगेट हमारा इसमें 994 का बन के आएगा। इसमें बस एक ही लेवल वॉच आउट करने जैसा है कि स्टॉक थोड़ा सा यहाँ से मुझे लगता है साइडवेज हो सकता है, बिकॉज 3 दिन से कंटिन्यूस स्टॉक में रैली आई है। जैसे ही स्टॉक 920 के ऊपर के निकल के ट्रेड करेगा, आपको स्टॉक में अपनी वापस री एंट्री करनी चाहिए, जिसके बाद पोजीशन है उसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, पोजीशन है तो स्पंदना स्फूर्ति को होल्ड करने की सलाह है। आयुष की ये राय। डीएलएफ के भी नतीजे अच्छे आए। आय में करीब हमने 22% के आसपास का उछाल देखा, मुनाफे में 18% के आसपास का उछाल, और नतीजों से पहले कल ये शेयर अच्छे खासा चला था, करीब 3.5% की तेजी के साथ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ था। वैशाली जी, डीएलएफ क्या आपको लगता है कि एक नई तेजी की इसमें हम उम्मीद करके चलें? फ्रेश लॉन्ग करना है क्या शेयर को? मैं जरूर मानूंगी, बिकॉज ओवरऑल रियलिटी सेक्टर काफी बूम दिखा रहा है, एंड डीएलएफ ऑल्सो ट्रेंड तो एकदम लगातार अच्छे से अप ट्रेंड पे ही है। सो डाउ 530 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदा जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 580 टू स्टार्ट विद। ठीक है, डीएलएफ को लेकर ये व्यू।
ब्लू स्टार के भी नतीजे आए थे और नतीजे आए थे अनुमान के मुताबिक। अगर हम आय की बात करें तो सालाना आधार पर करीब 20% के आसपास का उछाल था। मुनाफे की बात करें तो मुनाफा और बेहतर 66% का, और अच्छी चीज ये रही कि मार्जिन भी एक्सपेंड की है कंपनी में। 1% के आसपास का एक्सपेंशन है मार्जिन में। इसमें कपिल, आपका क्या व्यू होगा ब्लू स्टार को लेकर? क्या करना चाहिए आज? जी, ब्लू स्टार का जैसे मैं स्टॉक को एनालिसिस कर रहा हूँ 872 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है और स्टॉक काफी साइडवेज मोमेंटम में ही है। और उसके जो पीयर कंपनीज का भी मैं चार्ट्स के एनालिसिस करता हूँ तो वहां पे भी इतना कुछ खास मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है वैसा हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन पैच में रहेगा और थोड़ा सा लल पीरियड इस स्टॉक के लिए लग रहा है मुझे। तो ये है राय ब्लू स्टार पर। कुछ और भी कंपनियों के नतीजों की बात करें तो कैश सेगमेंट से भी कुछ नंबर्स पर चर्चा कर रहे थे। एपीएल अपोलो के भी नतीजे आए हैं और यहाँ पर नतीजे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर गिरावट का दौर है, लेकिन अपने हाइस को भी यहाँ पर टेस्ट किया था। 1800 के लेवल्स भी हमने इस स्टॉक में देखे, लेकिन उसके बाद से स्टॉक लगातार टूट रहा है। बट नतीजे स्ट्रांग हैं। यहाँ पर किरण, क्या करें एपीएल अपोलो ट्यूज में नतीजों के चलते? क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं? कुछ लॉन्ग पोजीशन लेके चलनी चाहिए स्टॉक में? ओवरऑल एपीएल अपोलो का चार्ट हम देखिए तो डेली चार्ट के ऊपर डबल बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेश पोजीशन के लिए तो मेरे हिसाब से हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास है उनको एक स्टॉप लॉस 1580 का मेंटेन करना है। अगर 1580 का लेवल ब्रेक होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसमें फॉल देख सकते हैं 1500 तक का। तो फ्रेश पोजीशन तो मैं अवॉइड करूंगा। जिनके पास है वो 1580 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 1580 का स्टॉप लॉस रखने की राय यहाँ पर होगी। लॉन्ग पोजीशन की यहाँ पर राय नहीं है। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इस कंपनी के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रांग आए थे। आज कॉन कॉल भी होगी तो उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन नतीजे काफ़ी स्ट्रांग हैं। कामकाजी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, और इसके अलावा कंपनी के आय में भी देखेंगे तो 280 करोड़ से बढ़कर 1410 करोड़ का है और घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं मैंगलोर केमिकल्स के भी। आयुष, आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या कोई ट्रेड नज़र आ रहा है आपको आज के लिए स्टॉक में? अगर हम मैंगलोर केमिकल्स की बात करें तो इसमें काफी ऊपर और नीचे के हमें लेवल्स देखने मिल रहे हैं। ये स्टॉक में एक लोअर टॉप लोअर बॉटम जैसा फॉर्मेशन ही दिखता आ रहा है। ऊपर के लेवल में स्टॉक कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा है एंड अभी भी हमें वही देखने को मिला है। तो मुझे लगता है स्टॉक को यहाँ से अभी अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करने की राय रहेगी इसमें भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक स्पेस है बाजार की, वो है एयर कंडीशनिंग स्पेस। अगर आप एक साल का चार्ट देखें ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों का, तो आपको कमजोरी नजर आएगी। रेड्डी साहब, अगर आप एक साल का चार्ट लेके आए, दोनों स्टॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन, साइडवेज, कमजोरी का हमने माहौल देखा और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे कुछ कंपनियों के, वोल्टास के इन पर्टिकुलर। एक साल का चार्ट दिखाइए वोल्टास का और एक साल का ब्लू स्टार का, लिखे आइए। जी हाँ, ये देखिए, एक है 8% नीचे, दूसरा है 28% नीचे। लेकिन कल जो ब्लू स्टार ने अपने नंबर दिखाए हैं बहुत मजबूत है, उनके अंदर मार्जिन एक्सपैंड हुए और ग्रोथ भी 20% की है टॉप लाइन में, करीब 60% प्लस की बॉटम लाइन में। क्या ये दिखा सकता है, दर्शा सकता है कि वर्स्ट बिहाइंड है? अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देखें तो इंडिकेशन अर्ली आ रहे हैं। कपिल, जरा ब्लू स्टार के चार्ट को देख के बताइए, क्या इसका बॉटम बन चुका है आपके हिसाब से? क्या इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया है इस भाव से? जी, ब्लू स्टार जैसे हमने डिस्कस किया तो वैसे अभी तक तो हमने जो एयर कंडीशनिंग स्पेस थी वहां पे हमें एक साइडवेज और अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला था। स्टॉक प्राइस अभी भी काफी मुझे नेस्कम स्टेज में ही देखने मिल रहा है। नो डाउट 854 का जो लेवल है, पिछले जो 3 से 4 दिन का लो बन रहा है वो लगातार वहां से ही बन रहा है। लेकिन बाय का व्यू करने के लिए मुझे एक फॉलोअप साइन देखने के लिए मैं वेट करूंगा। तो स्टॉक 872 पे है, थोड़ा सा साइडवेज पैच चल रहा है और मुझे स्टॉक में स्ट्रेंथ आते हुए देखने मिलेगी जब स्टॉक 890 के ऊपर सस्टेन करेगा। लेकिन अभी मौजूदा लेवल पे स्टॉक मुझे साइडवेज ही लग रहा है। डिस्कस भी हुआ था, लेकिन एक दूसरी राय भी आपके पास आ गई। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आपके कैपिटल गुड स्पेस में काफी पसंद किया जाता है। कल इसके रिजल्ट अच्छे आए, मार्जिन एक्सपेंशन है, हालांकि एक्सेप्शनल गेन था लास्ट क्वार्टर, अगर उसको एडजस्ट भी कर दें आप तो मार्जिन बढ़िया आए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का चार्ट देखिए, बहुत अच्छा रन दिया, उसके बाद कुछ हफ्तों से एक
साइडवेज कंसोलिडेशन करेक्टिव फेज में एक बैंड में ट्रेस करा था। किरण, त्रिवेणी में आपको लगता है बॉटम बन गया, अब यहाँ से फ्रेश अप मूव आ सकता है? त्रिवेणी इंजीनियर्स की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। 350-360 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद 400 तक स्टॉक गया था, वापस 370-360 के आसपास रीटेस्ट किया, जहाँ पे उसकी 50 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। जो 2 दिन के पहले का लो था 345, वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 345 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करेंगे और कहीं ना कहीं 410-715 तक के लेवल्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आ सकते हैं। ठीक है, कल की जो हमने एक ज़बरदस्त मजबूती देखी इंडेक्स में, और इनफैक्ट फ्राइडे की भी, उसमें रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ था। वैशाली 2230-40 रुपए के लो से जो थर्सडे का लो था, ये 2312-15 पे आ गया, करीब 100 रुपए की चाल 2.5 ट्रेडिंग सेशन में। मैं कहूँगा थर्सडे के लो को मैं आधा ट्रेडिंग सेशन पकड़ूँ कल, फ्राइडे और कल, अगर मैं लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके बैठा हूं तो क्या मुनाफा वसूल करूं या ये अपसाइड जारी रह सकती है? कहां पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना चाहिए आपके हिसाब से? I would say sorry 2250 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए एंड नियर टर्म रेजिस्टेंस कम्स एट 2350-2360। सो एक बार ये लेवल पे जरूर चेक करना है, बिकॉज अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो इट कॉल्स फॉर फर्दर अपवर्ड मूव, बट फिलहाल मुझे लग रहा है अपसाइड इज कैप्ड टुवर्ड्स 2350-2360। ठीक है, रिलायंस को लेकर ये व्यू। लेकिन रिलायंस के साथ साथ कल बाजार के 2 बड़े वेटेज वाले बैंक्स, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, वहां पर भी हमने देखा कि अच्छी तेजी बनी। और अच्छी चीज ये रही कि दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर ये दोनों के दोनों शेयर बंद हुए हैं। इस पर जरा आयुष अपना व्यू शेयर कीजिए। एचडीएफसी बैंक, हालांकि हमने देखा था कि 1500-1550 के रेंज में काफी लंबा समय बिताया। आईसीआईसी बैंक का भी वही हाल रहा, 900 से 950 वाली रेंज में फंसा रहा शेयर। ये कल की तेजी से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि आज फॉलोअप बाइंग अगर आएगी तो उसको राइड करना चाहिए? एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो ये 1490 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि इसका तकरीबन 4 अक्टूबर को इसने बनाया था, और कल का भी हाई अप्रोक्सीमेटली 1489 का ही है। तो मुझे लगता है जैसे ही स्टॉक 1490 के ऊपर के निकल के ट्रेड करता है तो हमें इसमें एक अपसाइड वापस देखने मिल सकती है, जो कि स्टॉक को ऊपर में सबसे पहला जो इसमें आएगा 1520 का आएगा। 1520 के ऊपर जैसे स्टॉक निकलेगा वापस ऊपर में 1550 तक के लेवल्स देख सकते हैं। सेकंड स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में एज कम्पेयर टू एचडीएफसी थोड़ा सा बेटर डेटा बनते हुए आ रहा है। स्टॉक ने कल बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है 925 के आसपास। इसमें जो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट बन के आ रहा है वो 940 का बन के आ रहा है। वंस इट क्रॉसेस 940 हम स्टॉक में 970 तक की टारगेट देख सकते हैं। 140 क्रॉस करेगा तो 970 के टारगेट, और एचडीएफसी बैंक के लिए जो क्रूशियल लेवल है वो है 1490 रुपए का। उसको अगर पार करके गया तो फिर से हम तेजी की शायद शुरुआत होते हुए देखेंगे। लेकिन नतीजों पर जरा फोकस और करते हैं। डीसीएक्स सिस्टम्स, हालांकि ये साल भर से कम पुरानी ये कंपनी होगी, स्ट्रॉन्ग नतीजे इसके आए हैं। आय की बात करें तो 66% का 68% के आसपास का उछाल है। मुनाफा करीब करीब बढ़ के 2.5 गुना हो गया है, और मार्जिन भी एक्सपेंड किया है, मार्जिन हो गया है 5.7% से बढ़कर 6% के आसपास का। तो नतीजे इसके ठीक ठाक लग रहे हैं। हालांकि हमने देखा था कि कल ये शेयर कमजोर बंद हुआ था डीसीएक्स सिस्टम्स का। वैशाली जी, डीसीएक्स सिस्टम्स नतीजे अच्छे आए हैं और उम्मीद करेंगे कि गैप अप ओपनिंग होगी, करना क्या चाहिए? आई वुड से एक्चुअली ये स्टॉक में अच्छा सा ट्रेंड बन चुका था, एंड जो इतना करेक्शन आया है आई थिंक इट्स इन द प्रोसेस ऑफ डबल बॉटम एट 240-250 लेवल्स। सो यहाँ से अगर ये गैप अप होता है तो आई थिंक इट इज रेडी फॉर रीटेस्टिंग द प्रीवियस हाई दैट इज 320-330। तो मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव रहेगा, मोर सो अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है। ओके, तो ये है सलाह डीसीएक्स सिस्टम्स पे। इस बीच एमजीएल, इस कंपनी की भी कॉल हुई थी, और कॉल में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आए हैं। वॉल्यूम्स दूसरी तिमाही में वहाँ पर पिकअप देखने को मिला है, कंपनी का कहना है, और उन्होंने जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस दी थी 5 से 6% की, उस पर भी वो बरकरार है। एमजीएल का स्टॉक हमने देखा 1152 के हाईज भी लगाए, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में लगातार एक करेक्शन बना हुआ है। कल हालांकि हमने देखा कि स्टॉक में 3% की तेजी देखने को मिली। मैनेजमेंट के बयान भी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में आयुष, क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको आज एमजीएल में? अगर हम एमजीएल की बात करें, स्टॉक एक रिवर्सल पॉइंट पे है। कल स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया था 1005 का, और इसमें एक था कि डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन
को उसने वापस रीटेस्ट किया इसके सपोर्ट पॉइंट को, तो डेफिनेटली एमजीएल में यहाँ से हमें डेफिनेटली ट्रेड दिखता है, स्टॉक को वापस अपने जो कल के हाईज है 1055 तक के लेके जा सकता है, और 1055 के ऊपर 1080 तक का लेवल भी स्टॉक में खुल जाता है। ठीक है, तो ये है सलाह महानगर गैस पर। लेकिन अब बात करते हैं कुछ नतीजों की, और आज भी कुछ ढेर सारी अहम निफ्टी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलएनटी की। देश की दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, आज नतीजे कैसे रह सकते हैं ये समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अनुमान लेकर। शरद बताइए, एलएनटी के नतीजे क्या एक्सपेक्टेशन है? जी बिल्कुल, देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी एलएनटी के जो है दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी ऑलरेडी देखने मिली है, और रिसेंटली मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में भी जो है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गए हैं प्रोजेक्ट्स के। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू में जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 20% का इजाफा देखने मिल रहा है। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव ज़रूर रह सकती है अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें। अब इसका दो कारण है। सबसे पहला कारण है कि एग्जीक्यूशन हो रही है, लो मार्जिन ऑर्डर्स जो आ रहे हैं इंफ्रा में, और एक नॉर्मलाइजेशन देखने मिल रहा है आपके डिफेंस बिजनेस में मार्जिन्स को लेके। इसके अलावा लेकिन बॉटम लाइन नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। इसके दो कारण है, एक फाइनेंशियल लिवरेज और दूसरा है लोअर टैक्स रेट का। अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की तो ऑर्डर पाइपलाइन पे जो है बाजार की ऑलरेडी नज़र रहेगी, लेकिन जो कोर मार्जिन्स की कमेंट्री है वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रैक रहेगा ट्रैक करने के लिए। अगर आगे बात करें तो जो मिडिल ईस्टर्न प्रोजेक्ट्स की क्या ग्रोथ आउटलुक है उस पर फोकस रहेगा, और जो उनकी न्यू एज बिजनेस है जैसे कि सोलर, हाइड्रोजन, उस पर भी जो है बाजार की इंपॉर्टेंट फोकस बने रहेगी। FY24 का गाइडेंस जल्दी बता दूं, रेवेन्यू ग्रोथ 12 से 15% का है, ऑर्डर इनफ्लोज 10 से 12% का है, कोर मार्जिन्स 9% का है, और जो नेट वर्किंग कैपिटल टू सेल्स का रेशियो होता है वो लगभग 16 से 18% का है। एक और काफ़ी बाजार की पसंदीदा कंपनी है, इनफैक्ट इनका एक बड़ी डील भी अभी हाल ही में आई थी, वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट। डील के बाद स्टॉक 1000 रुपये करीब पहुंचा था, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया, अभी भी 850 के आसपास है। इसका 6 महीने का चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, तो आपको बता सकता हूं मैं कि ये देखिए 1000 के आसपास जाके थोड़ा रिट्रेस हुआ। नंबर्स कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं आए, इनफैक्ट कमज़ोर से दिख रहे हैं। कपिल शाह, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के चार्ट्स क्या कहते हैं, कमजोरी बढ़ सकती है या डिक्लाइन पे लेनी चाहिए? जी, गोकुलदास एक्सपोर्ट ओवरऑल हम चार्ट देखते हैं तो काफी अच्छा ही रहा हुआ है, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से हमें देखने मिल रहा है कि कुछ एक सेलिंग प्रेशर देखने आ रहा है। वीकली चार्ट पे हम देखते हैं तो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में हमें एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का एक फॉर्मेशन बनाया हुआ था, जो एक इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी है। और डेली चार्ट में अभी भी स्टॉक अपने एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वहां पे सेटल नहीं हुआ है, तो 857 के लेवल चल रहे हैं। नीचे में मुझे इसके सपोर्ट लेवल कुछ 810 के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, तो मुझे मेरा राय ये बनेगा कि थोड़ा सा डिक्लाइन आ जाए और 810 से लेके 790 की रेंज में स्टॉक में कुछ पॉजिटिव स्टैंड देखने मिले तो उसके बाद में ही हमें बाय करना चाहिए। करंट लेवल पे तो कोई इतना ट्रिगर नहीं देखने मिल रहा है, बिल्कुल अवॉइड है ये। हमारे साथ विनोद मोदी भी आ चुके हैं। विनोद, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग कल हमने ऑब्जर्वेशन देखा केमिकल स्पेस में। एक तरफ एसआरएफ है जहां पे बाय कॉल्स आ रहे हैं, और एसआरएफ के कॉन कॉल में इन्होंने सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में बिजनेसेस के इम्प्रूवमेंट की बात की है। तो एक तो एसआरएफ की कहानी हो गई, और एक है आपके यूपीएल ने अपने कॉन कॉल में आके और मंदी कर दी कि भाई गाइडेंस काटनी पड़ गई। तो यूपीएल में तो फ्रेश सेलिंग देखने को मिली, 4% 5% नीचे बंद हुआ था। सोच रहे थे लोग कि अब बदलेंगे चीज़ें, अब बदलेंगी, लेकिन एसआरएफ में बाय कॉल्स आ रही हैं। आप इन दोनों स्टॉक्स को कैसे ट्रेड करेंगे, या आपको लगता है कि केस बन रहा है किसी में भी इन्वेस्टमेंट का? डेफिनेटली, आई मीन सबसे पहले गुड मॉर्निंग अजय जी, आपको, आपके सारे व्यूअर्स को, सारे पैनलिस्ट को। एसआरएफ, जहाँ तक एसआरएफ का बात है, मुझे लगता है एसआरएफ का मैनेजमेंट में भले ही चाहे स्लो डाउन हुआ हो, उनके जो कैपेक्स में है वो निरंतर, आई मीन वो कंसिस्टेंट रहा है। ये साल भी वो 3000 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं। FY25 में भी लगभग 3000 का कैपेक्स करेगा, और इसमें से आप देखें 80 से 85% कैपेक्स जो हो रही है स्पेशलिटी केमिकल में हो रही है, जहाँ पे वो मार्जिन लगभग 30% का ऊपर में बनाता है, राइट। सो ये क्लियरली दर्शाता है कि अभी जो नियर टर्म में डेफिनेटली जो फर्स्ट हाफ में हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर था ओवरऑल केमिकल
सेगमेंट में। बट एसआरएफ ने ये भी कहा कि क्लाइंट लेवल से अगर देखें तो उनके जो ऑर्डर्स है कंसिस्टेंट रहे। ये है कि थोड़ा सा उन रेवेन्यू बुकिंग में डिले हुआ है जो सेकेंड हाफ में हो जाएगा। बट ये सब तो आई मीन नियर टर्म की बात है। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं समझू कि जिस हिसाब से उनका कैपेक्स स्पेशलिटी केमिकल ओवरऑल केमिकल में आ रहा है, चाहे फ्लोरोकेमिकल हो या और भी हो, आई थिंक मुझे लगता है कि एसआरएफ एक ऐसा स्पेस में मुझे नहीं लगता है कि आई मीन ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक होना ही चाहिए सारे के पास। और इस लेवल से जहां पे वैल्यूएशन आपको 20-21 पे दिख रहा हो, FY 25-26 पे, मुझे लगता है वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है अभी भी। तो पोटेंशियली मुझे अगर 1-2 साल का पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो मुझे लगता है ये स्टॉक अभी भी 2500 से 3000 करोड़ के बीच में प्रॉफिट दिखा सकता है FY 25-26 में। जिसको अगर आप देख, जो स्ट्रीट जो अभी लगभग इसको जो मल्टीपल देता है 30 का मल्टीपल देता है, 30-32 पे अभी भी वैल्यू करते हैं, तो मुझे लगता है 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अभी पॉसिबल है 2 से 2.5 साल के बीच में। तो एसआरएफ डेफिनेटली इट्स ए वैल्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया टू मी। यूपीएल मैंने हमेशा डिस्कस किया आपके साथ भी, लास्ट 2 क्वार्टर में रिमेंबर कि ये हमेशा अपने कंसिस्टेंटली देखे तो अपना गाइडेंस काटता रहा है। इसके साथ जो कंसर्न रहा है वो हाई डेट का तो कंसर्न रहा है, एट द सेम टाइम बीन एग्रोकेमिकल कंपनी जहां पे इसका एक्सपोजर लास्ट बहुत बड़ा है, वहां पे अभी भी देखे तो डी स्टॉकिंग कंसर्न अभी भी आ रहा है, जो मैनेजमेंट में कल एक्सेप्ट किया। और मोर इम्पोर्टेंटली जो मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन अभी 7, 7.5, 8 का जो है, मुझे नहीं लगता है किसी भी वजह से इसमें री रेटिंग की संभावना है बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट डाउनग्रेड इन दियर आई मीन मार्जिन्स आउटलुक एंड ग्रोथ आउटलुक। ये तो 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसमें जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, एटलीस्ट एक को अवॉइड और दूसरा पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेट करने की राय आ रही है विनोद के साथ। मैं एक और स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा वैशाली के साथ, वो है भारती एयरटेल। वैशाली, आप ज़रा चार्ट्स इनके खोल के रखें और देख लें क्या लेवल्स वॉच आउट फॉर, क्योंकि कल भी रिजल्ट के पहले स्टॉक में मजबूती थी और 1000 के आसपास आके पहले रिट्रेस किया है। क्या इस बार क्रॉस करने के मूड में लग रहा है? ये मीठे मीठे चलता है स्टॉक धीरे धीरे। मैं एक बार सौमित, हमारे रिसर्चर हैं, वो बताएंगे हमें कि क्या उम्मीद करनी चाहिए नंबर्स में इस बार, फिर आपके पास लौटता हूँ। बताइए सौमित। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम देखें तो भारतीय एयरटेल के जो रेवेन्यूज़ है वो करीब 2% हायर हो सकते हैं ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। एबिटा में करीब 1.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। नेट प्रॉफिट में 99% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, बट वो इसलिए भी क्योंकि शायद इस क्वार्टर में जो टैक्स रेट है वो कम होगा और लास्ट क्वार्टर एक्सेप्शनल लॉस भी था कंपनी के बुक्स में। तो नेट प्रॉफिट के नंबर पर ज़्यादा फोकस ना करके इंडिया मोबाइल बिजनेस जो है वो की बिजनेस है भारतीय एयरटेल के लिए, और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगी स्ट्रीट की। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ है वो 3% की एक्सपेक्टेड है। आरपू नंबर जो है वो करीब 2% हायर होने की बात चल रही है और सिक्वेंशियल बेसिस 204 के आसपास ये नंबर आ सकता है। और सब्सक्राइबर बेस में भी ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 34 करोड़ के आसपास ये सब्सक्राइबर बेस का नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब जो Q2 में हमें जो आरपू में ग्रोथ देखने मिल रहा है वो इसी कारण है क्योंकि सब्सक्राइबर मिक्स इंप्रूव हो रहा है और Q2 में एक दिन ज़्यादा होने के कारण Q1 के सामने ये जो आरपू नंबर है वो उसमें 2% की ग्रोथ देखने मिल रही है। मोबाइल बिजनेस के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो एंटरप्राइज बिजनेस है और होम ब्रॉडबैंड बिजनेस है उसमें एक हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। होम ब्रॉडबैंड बिजनेस में स्पेशली हायर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के कारण ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। डीटीएच बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि Q1 में IPL का बेनिफिट था और Q2 में वो ना होने के कारण सिक्वेंशियल बेसिस पे एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब एयरटेल अफ्रीका जो भारतीय एयरटेल की सब्सिडरी है उसके नंबर्स आज दिन में आए थे, नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन थे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के सामने। थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमें देखने मिला था सिक्वेंशियल बेसिस पे, बट वो इसी कारण था क्योंकि डीवैल्यूएशन हुआ था करेंसी में। रिजल्ट के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल में? सबसे पहले क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंसमेंट कर रही है FY 24 के लिए, उस पर सबसे ज़्यादा नज़र होगी स्ट्रीट के। उसी के साथ टैरिफ हाइक को लेके क्या कमेंट्री आ रहे हैं, 5G रोल आउट पे क्या कमेंट्री आ रही है और आगे चल के कैसे वो मोनेटाइज करेंगे 5G इस सब पे नज़र रहेगी स्ट्रीट की भारतीय एयरटेल के अर्निंग्स से। वैशाली, कैसे ट्रेड करेंगे एयरटेल को? So I would say near-term support. Actually, it is a very slow-moving, gradual stock with upward move दिख रहा है. So near-term stop loss रहना चाहिए 905 और अगर ये follow-up buying दिख रहा है, then in all likelihood 950 का एक target मिल सकता है. But अगर 905 levels टूटते हैं तो थोड़ा selling pressure और दिख सकता है towards 880. So trading strategy इसी अनुसार बनानी चाहिए. But फिलहाल it is showing strength. एक का समय चर्चा कर लेते हैं और आज फोकस में रहेगा प्रिज्म जॉनसन का भी शेयर, क्योंकि ग्रीनफील्ड टाइल प्रोडक्शन का ऑपरेशन इन्होंने शुरू कर दिया है वेस्ट बंगाल प्लांट से और टोटल जो टाइल कैपेसिटी है उसमें करीब 10% की बढ़त होने की उम्मीद है।
67 MTPA ये हो जाएगा। कल हमने 4% के आसपास की तेजी भी देखी है। विनोद, किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि टाइल वाला जो सेगमेंट है ना, वहां पर अच्छी खासी रौनक है। तमाम टाइल शेयर हमने चलते हुए देखे हैं स्टैंड अलोन। अगर हम बात करें तो प्रिज्म जॉनसन, आप क्या सलाह देंगे इस पर? डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है, और ये मेरे ख्याल से ये ड्यू था इसका एक्सपेंशन का। और देखिए ओवरऑल मैं आई थिंक सेक्टर का अगर मैं बात करूँ टाइल सेगमेंट में, तो डेफिनेटली ये फर्स्ट हाफ उतना बेहतर नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ जितना होना चाहिए था, जितना एक्सपेक्टेशंस था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन लेकिन उसके साथ जो पॉजिटिव हुआ है, जो मोरबी क्लस्टर के जो है आई मीन जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है उसमें काफ़ी निरंतर वृद्धि हुई है और अच्छी वृद्धि हुई है। मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में रियल स्टेट कंस्ट्रक्शन में अगर और थोड़ी सी बेहतरी आती है तो ये वॉल्यूम में आप देखें डोमेस्टिक वॉल्यूम भी मुझे लगता है पिकअप करेगा। ओवरऑल सेक्टर को ये पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। बट टू बी स्पेसिफिक फॉर दिस डेवलपमेंट फॉर प्रिज्म सीमेंट, आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट कंसीडरिंग द फैक्ट कि जो हम ओवरऑल होम इंप्रूवमेंट के साइड में देख रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल के साइड में, वहाँ पे देयर इज जेन्युइन डिमांड फॉर दिस टाइल सेगमेंट, जहाँ पे ये कैपेसिटी एक्सपेंशन वुड बी पॉजिटिव फॉर द कंपनी इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर्सपेक्टिव। जेंटलमैन हमारे साथ बने रहिए। एक फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं। स्टॉक स्पिस का समय हो गया है, बस इन हिसाब से बेहतरीन शेयर डिस्कस करने का भी वक्त हो गया है। वजीर साहब गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए। थर्सडे के लो से करीब 5% द स्मॉल कैप, 3 से 5% स्मॉल कैप मिड कैप रिकवर कर चुके हैं, 19,200 पे बैठे हुए हैं। दिवाली पे आपकी कॉल जो है वो बरकरार है या कुछ इसमें आपने चेंजेस किए हैं? गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल, आप 7 दिन क्या घूमने गए, दुनिया का ब्रह्मांड करने, शेयर बाजार को आपने गिरा दिया। अब ऐसा कोई नहीं होता। देखिए ये वन ऑफ होता है। 7 दिन कंसेक्टिव फॉल वाज अनवारंटेड, ओवर एक्सेसिव, ओवर पेसिमिस्टिक। एफआई इज लॉन्ग पोजीशन। अगर आप हिस्टोरिकली देखो, जब भी 12-13% आई है, मार्केट्स हैव रैलीड 15%। तो मैं 15% के कैंप में तो थोड़े धीरे से होऊंगा, बट मुझे लगता है यहाँ से 5-7% का अपसाइड इमीडिएटली आपको दिख जाना चाहिए। प्योरली ऑन द बैक, ऑयल इज हिटिंग 2-month lows, bond yields have peaked out, and the Fed जो भी प्राइसिंग होनी है, he is on the dovish side. He is not going to raise rates and hold for longer is more a hawkish statement. Fourthly, आपके यहाँ डोमेस्टिक सीजन और अर्निंग्स इज द बिगेस्ट कैटलिस्ट। रिलायंस, मारुति, कैन बैंक, नेस्ले, आप शेयर का नाम लीजिए, अल्ट्राटेक सीमेंट, तो कोई दो राय नहीं कि ये 1-2 दिन की जो 7 दिन की फॉल है वो 4 दिन में रीअरेस्ट भी हो जाएगी। 19,500 से 19,700 इस हफ्ते, और दिवाली स्पार्कलिंग है। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है इस फॉल में। रोज रोज मौका नहीं आएगा, रोज रोज ऐसे इवेंट्स नहीं आएंगे। जब इवेंट्स आते हैं वो डिस्काउंट हो जाते हैं, और मुझे कोई दो राय नहीं कि वी आर हेडेड मच हायर। सो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और ये कॉन्फिडेंस देने का एक नतीजा है, एक है मेकिंग मनी। और इस कारण से this is the opportunity you will get, because I think that inherently India is going to be the most sought after destination, और आज नहीं तो हफ्ते में ये आना ही है। तो शुभ दिवाली की आपको पहले से ही मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। कल मुंबई में आके आपको और 4 चांद लगाऊंगा। वसीम साहब, दिवाली की फुलझड़ियां देखिए छूटनी शुरू हो गई है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ से और धमाके तेज होंगे। शेयरों की बात करें तो आपकी नजर कहां पर है, क्या रेकमेंड करेंगे आप? हाँ देखिए, पहले तो एक डिम्पी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका जन्मदिन है, पता नहीं वो स्क्रीन पे है नहीं है, लेकिन विश हिम अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। दूसरा, देखिए मैंने आपको 2 दिन से एसआरएफ भी कहा था, रिलायंस कहा था, आपके लिए मैंने पिक दी थे, कैन बैंक, पीएनबी सब चल गए। बीएचईएल में मैं बहुत बुलिश हूं, मैंने कल भी कहा था। आप समझ नहीं सकते बीएचईएल किस किस बिजनेस में है। जितने तेजस के एयरक्राफ्ट है, सारा उनका जितना उनका वेपनरी है वो सब बीएचईएल से आता है। एंड इन पावर ट्रांसमिशन, थर्मल में द ऑर्डर फ्लोज द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 years। तो ये कल भी मेरी पिक थी, बीएचईएल 140-150 में आप जा सकता है। आज के लिए मेरा एक पिक है हिंदुस्तान कॉपर। देखिए कॉपर प्राइसेस बिकॉज ऑफ अ वीक डॉलर आर शोइंग स्ट्रेंथ। हिंदुस्तान कॉपर इज अ यूनिक प्ले, 3rd लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड, एंड गवर्नमेंट इज नाउ एनकैशिंग दैट। और साथ में जो एक ऑटोनोमस वो था, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप था, वो खत्म हो गया है। हिंदुस्तान कॉपर मेरे हिसाब से तो 250 रुपए का शेयर है। अभी आप 155 के लिए लीजिए, 137 का स्टॉप लॉस। दूसरा, एनबीएफसीज में मुझे एल&टी फाइनेंस के नंबर्स बहुत पसंद आए, और मुझे लगता है कि वहां कोई ना कोई कॉर्पोरेट इवेंट डेफिनेटली है, गिवन द टाइप ऑफ रन अप द स्टॉक हैज सीन।
I can see further legs of 150 coming in L&T Finance. 126 is your stop loss. और थर्ड मेरा एक फेवरेट शेयर है जो मैं एज ए डिस्क्लोजर ओनरशिप है हमारे पोर्टफोलियो में, केम्प्लास सानमार। सानमार ग्रुप इज ऑलमोस्ट अ 70-year-old ग्रुप इन द साउथ, और जिस तरह से उनका स्पेशलिटी केमिकल और बाकी बिजनेसेस में पीवीसी रेजिन में काम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन पे है। जस्ट 2 days बैक दे रिसीव्ड अ वेरी बिग ऑर्डर which will be very very cash accretive from FY25। ऑर्डर पाइपलाइन अगले 3 साल के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये शेयर मेरे हिसाब से री रेट होना चाहिए। 430-40 में लीजिए, इसका भाव मुझे 650 दिखता है इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। 9 महीने में 650 के लक्ष्य, केम्प्लास सैनमार, ठीक है, एक बढ़िया इन्होंने अग्रीमेंट भी साइन किया है। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बाजार पर अपने एनालिसिस के साथ साथ बेहतरीन शेयर भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आगे बढ़ेंगे और केम्प्लास सैनमार एक बार जरा ना टेक्निकल चेक भी कर लेते हैं इसका, क्योंकि पाइपलाइन एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाने के लिए इन्होंने एक LOI साइन किया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है FY25 से लेके FY30 तक के लिए। तो एक लंबे समय के लिए ऑर्डर की विजिबिलिटी भी हो जाएगी। केम्प्लास सैनमार 443 का भाव, कल हमने थोड़ी सी सुस्ती देखी थी शेयर में। कपिल, क्या व्यू है आपका? टेक्निकल्स कैसे लग रहे हैं और क्या सजेस्ट करेंगे आप? टेक्निकल्स मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैं इसका वीकली चार्ट देखता हूं, तो नॉर्मली मैं वो स्टॉक पसंद करता हूं कि जिस स्टॉक की एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम आई हो, बाद में उसने एक बेस बनाया हो, बेस बनाने के बाद में ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट करके फिर से स्टॉक प्राइस जब भी मूव करता है तो थोड़ा सा 4 to 5 स्टेप का एक प्रोसेस है, लेकिन ये सारे के सारे कंडीशन ये स्टॉक को फुलफिल कर रहा है। और डेली चार्ट में भी जो स्टॉक के पहले के 430 के जो काफी मजबूत सपोर्ट लेवल थे, तो वहां पे ही हमें बाइंग प्रेशर देखने मिला है। तो ऑफकोर्स 430 तक ये स्टॉक का मेरा एक बाय का व्यू ही बनता है कि करंट लेवल में बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा 430 तक के नीचे के लेवल तक इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टेक्निकली इमीडिएटली रेजिस्टेंस मुझे इसको 475 के देखने मिलते हैं और 475 के बाद में कुछ 500 के लेवल्स आते हुए देखने मिल रहे हैं। तो स्टॉक करंट मार्केट पे प्राइस और डिप में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 475 उसके बाद 500 तक के लेवल्स, गिरावट पर खरीदारी की सलाह कपिल की तरफ से भी। तो फंडामेंटली टेक्निकली दोनों तरफ से हमने शेयर को चेक कर लिया, लेकिन सीजी कंज्यूमर और बटरफ्लाई गांधीमती ये दोनों के दोनों शेयर आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि इनका जो मर्जर था वो प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। हालांकि 1.5-2 साल पहले पहली बार चर्चा में आया था, फिर इस साल मार्च में इस मर्जर को लेकर मुहर लगी, स्वैप रेशियो वगैरह सब कुछ आ गया था। लेकिन अब यह है कि कहीं ना कहीं जो इनके जो निवेशक हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने विरोध में वोट दिया है और उनकी संख्या है 37.5% के आसपास की, और 96% पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने विरोध में वोट दिया है। तो निवेशकों ने खारिज कर दी है। हालांकि अगर किसी को याद हो तो जब इस डील का अनाउंसमेंट जब हुआ था उसके बाद हमने बटरफ्लाई गांधीमती के शेयर में कमजोरी भी देखी थी। हालांकि मल्टी बैगर ये शेयर साबित हुआ है। कोविड के टाइम में 150-200 रुपए के आसपास का भाव था, फिर चढ़ते चढ़ते 1700 रुपए के आसपास तक गया था, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ है। तो निश्चित तौर पर निवेशकों ने अपने हित में ये डिसीजन लिया है और ये मर्जर का प्रस्ताव रद्द हो गया है। बटरफ्लाई गांधीमती, विनोद जी किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को, इस खबर को, और क्या सलाह देंगे शेयर को लेकर? जी हाँ, जो ओवरऑल ये अप्लायंस वाला स्पेस है, जिसमें ये कंपनी ऑपरेटिंग करता है, मुझे उसमें अगर देखें तो थोड़ा सा स्लो डाउन रही है कुछ ये फर्स्ट हाफ में, बट यहाँ से जो उसकी जो आउटलुक निकल के आती है एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ बिकॉज ऑफ फेस्टिव सीजन और द बिजी सीजन में बताऊं तो इसमें से इनका वॉल्यूम के बढ़ने की अच्छी खासी गुंजाइश की जाती है। बट डेफिनेटली फॉर द कंपनी पर्सपेक्टिव जो मर्जर था, मुझे लगता है ये मर्जर का ये ना होना टू एन एक्सटेंट मुझे बटरमत गांधीमती के लिए आई थिंक एज ऑफ नाउ डिसीजन लेना काफी डिफिकल्ट है। बट ओवरऑल अगर ये चीज नहीं भी होता है तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है ये कंपनी में आई थिंक जिस हिसाब से ये कंपनी जो रिटर्न्स रेशियो इनके ये सब हैं, आई थिंक कुल मिलाकर देखे तो उतनी खराब नहीं है। 30% का लगभग में ROC बनता है, 20% के लगभग में इनका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्ट्स आगे 15 से 20% ग्रोथ मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी सस्टेन कर सकता है और वैल्यूएशन का री रेटिंग का पॉसिबिलिटी बनती है गोइंग फॉरवर्ड ओवर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये पूरी खबर थी, खबर का पूरा एनालिसिस भी हमने आपके सामने रखा और आगे देखते हैं स्टॉक्स पर कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन अब
प्री ओपन सेशन की शुरुआत होने वाली है। मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं, लेकिन इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स जो कि आज फोकस में रह सकते हैं, उसमें पेट्रोनेट एलएनजी एक बार यहाँ पर भी नजर डालें, क्योंकि कल स्टॉक में करीब 9% तक की गिरावट देखने को मिली थी। नतीजे तो आए थे कंपनी के, लेकिन उसके साथ ही साथ कंपनी ने करीब 20,000 करोड़ के डाइवर्सिफिकेशन योजना का भी ऐलान किया, और उसके बाद हमने देखा कि ये जो घोषणा थी ये बाजार को कुछ पसंद नहीं आई, और उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली, करीब 10% ये स्टॉक टूटा, और आज ब्रोकरेज रहा उसके रिपोर्ट्स भी कुछ नेगेटिव साइड पर ही है। यहाँ पर किरण, पेट्रोनेट एलएनजी क्या और डाउनसाइड देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? डेली चार्ट देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 215 का उसने तोड़ दिया है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो बाउंस एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये बाउंस में सेल ऑन राइज की ही रणनीति रहेगी। ऊपर में कोई भी बाउंस अगर आता है 205 210 के बीच में, तो आप सेल ऑन राइज कीजिए, 210 के ऊपर का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है नीचे में 190 180 तक ये स्टॉक आ सकता है, तो मेरे हिसाब से बॉटम फिशिंग को अवॉइड कीजिए और सेल ऑन रन की ही यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहेगी। और प्री ओपन सेशन में देखिए स्टॉक 6% ऊपर भी है, इस वजह से यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं पेट्रोनेट एलएनजी में, ये सलाह आपको स्टॉक में। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमेशा की तरह ठीक 9 बजे हम आपको उन स्टॉक्स के बारे में बता देते हैं जो कि खबरों के चलते आज फोकस में रहेंगे, और शरद हम ढूंढ के लाते हैं कुछ ऐसे ही नवरत्न शेयर्स। तो सीधे चलते हैं शरद के पास। शरद, बताइए आज के नवरत्न शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक जो रहेगा वो अर्निंग स्पेसिफिक रहेगा। मारिको, यहाँ पे देखा जाए तो Q1 नंबर्स में जो है एक इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है कि जो मार्जिन गाइडेंस है उसमें जो है बढ़ा दिया गया है, अपग्रेड कर दिया गया इस मार्जिन गाइडेंस को। अब लगभग 350 से 400 बेसिस पॉइंट्स का जो है ग्रॉस मार्जिन का एक्सपेक्टेशन है बढ़ोतरी का, और 250 से 300 बेसिस पॉइंट्स का अर्लियर गाइडेंस था। एबिटा मार्जिन में भी 200 बेसिस पॉइंट्स का जो है इंक्रीज दिखाया गाइडेंस में, पहले जो था 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स का ये आंकड़ा था। मार्जिन गाइडेंस के अलावा वॉल्यूम ग्रोथ के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री है, जहां पे प्राइस कट्स के कारण जो आगे जाते हैं वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकती है। डीएलएफ के नतीजे के बारे में बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ Q2 नंबर्स देखने मिले हैं। ऑपरेशनल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे सीक्वेंशियल ले लीजिए या ईयर ऑन ईयर बेसिस ले लीजिए, दोनों ही सेगमेंट्स में 50% से ज़्यादा का जो है आपको ग्रोथ देखने मिला है, और आगे जाते हुए जो डिमांड मोमेंटम है उसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा टीवीएस मोटर का। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए थे, और अगर मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट सरप्राइज देखने मिला था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है वहाँ मैनेजमेंट ने कहा है कि जो फेस्टिव सीजन डिमांड है वो जो है रोबस्ट रहा है, और अर्बन डिमांड जो है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। हालांकि रूरल डिमांड कमेंट्री में उन्होंने कहा है कि सेकेंड क्वार्टर में म्यूटेड ज़रूर था, लेकिन जो थर्ड क्वार्टर जो करंट क्वार्टर चल रहा है यहाँ पे जो है ग्रेजुअल रिकवरी देखने मिल रही है, लेकिन ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। चौथा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स आए हैं, और अगर पैट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 2 गुना जो है बढ़ चुका है, और जो एसेट क्वालिटी है इसमें भी स्टेबिलिटी देखने मिली है। बात करें पांचवा स्टॉक का, वो रहने वाला है बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो CG कंज्यूमर और जो कंपनी है इनके साथ जो मर्जर होने की बात थी वो अब कॉल ऑफ हो गई है, और मर्जर कॉल ऑफ इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे नॉन रिसीट आया है, आपका जो अप्रूवल आया है पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए इस मर्जर के लिए। तो ओवरऑल जो मेजॉरिटी पब्लिक शेयर होल्डर्स है उन्होंने जो है मर्जर की अप्रूवल नहीं दी है। अब बात करेंगे APL अपोलो ट्यूब्स की। Q1 नंबर्स में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आई है, और अगर ग्रोथ के बारे में बात करें रेवेन्यू तो वहाँ पे भी 35% का जो है उछाल देखने मिला है। पैट में भी एक अच्छा उछाल आया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब आगे जाते हुए कोई प्रमोटर सेलिंग कंपनी में नहीं देखने वाले हैं, ये बयान जो है मैनेजमेंट का आया है। उसके अलावा रेलवे सेगमेंट है, वहाँ पे जो कंपनी का बुलिश नज़रिया देखने मिला है, स्पेशली जो रीडेवलपमेंट होने वाले रेलवे स्टेशंस के लिए, तो इस पॉइंट को ज़रूर आप अपने रडार में रखिएगा। प्रिज्म जॉनसन की बात करें जो ग्रीनफील्ड टाइल प्रोडक्शन है, एक नई प्लांट वेस्ट बंगाल में वो अब स्टार्ट हो गई है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जो है टोटल प्रोडक्शन जो टाइल का है वो अब 10% से ज़्यादा बढ़ जाएगा कैपेसिटी वाइज, तो इसके लिए जो है स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। आठवां स्टॉक जो फोकस में रहना चाहिए वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज में, वो है RR केबल। यहाँ पे देखें तो JM फाइनेंशियल्स ने जो इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, लक्ष्य है लगभग 1650 रुपये प्रति शेयर का, और उन्होंने कहा है कि ये बेस्ट ग्रोथ सेगमेंट है आपको, और प्रूडेंट बैलेंस शीट मैनेजमेंट के कारण जो है वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं, और लंबे अवधि के लिए जो है बाय रेटिंग रखा गया है। आखिरी स्टॉक 9th स्टॉक है जो खबर जो हमने बातचीत की है मार्केट पार्टिसिपेंट से,
तो यहाँ पे फोकस में रहेगा महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स। अब यहाँ पे जो है बज़ हो रही है कि उनके जो 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्चेस हैं उनमें जो है डिले देखने मिल सकती है इस वित्त साल में। और इम्पॉर्टेंटली जो कंपनी ने टारगेट की थी कि 9 लॉन्च करने वाले इस साल, और अभी तक सिर्फ 3 लॉन्चेस कंप्लीट हुए हैं। और जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आ रही है वो लगभग 2500 से लेके 3500 करोड़ तक की होने वाली है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी जो मैनेजमेंट ने कहा रिसेंटली कॉन कॉल में कि वो टारगेट कर रहे हैं प्री सेल्स की ग्रोथ रेजिडेंशियल की 5 गुना बढ़ सकती है अगले 5 साल में। तो इन स्टॉक्स को जो है अपने रडार में ज़रूर रखिएगा दिन के ट्रेड में। ओके, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, नवरत्न शेयर्स हैं जिनमें की खबरों के चलते आज एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल प्री ओपन सेशन में अगर निफ्टी को देखें तो मजबूती से खुलने के संकेत नजर आ रहे हैं। करीब 111 अंक ऊपर नजर आ रहा है निफ्टी इस वक्त। इस बीच हमारे साथ पैनल पर कुछ बोरा भी जुड़ चुके हैं। कुछ थैंक यू सो मच ईटी स्वदेश को समय देने के लिए। आज बाजार पर क्या व्यू बन रहा है, किस लेवल्स को आप वॉच करेंगे और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी दीजिए। Yeah, Pooja, first up a very good morning to you और सारे दर्शकों को भी very good morning. Thank you for having me on the show. Well, देखिए निफ्टी पिछले 2 दिनों से एक रिबाउंड दिखा रहा है, बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल होना चाहिए, क्योंकि कल की जो रैली थी उसमें 2 पिक्यूलियर पॉइंट्स थे। पहला ये कि रिलायंस और HDFC जो हैवी वेट्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ निफ्टी ऊपर आया था, विच इज यूजुअली अ पॉजिटिव साइन, बट वॉल्यूम्स उतने नहीं थे। और FIIs का अभी भी 88% शॉर्ट पोजीशन चल रहा है। अब इसको पॉजिटिवली देख सकते हैं कि अगर ये कवरिंग के लिए आती हैं पोजीशंस तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, बट द अदर वे इज की why haven't they really covered their shorts in the last 2 trading bounces that we've seen. So all in all यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ में जब तक 19,250 19,300 टेकआउट नहीं होता तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहें। यहाँ पे बहुत अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ना बनाएं। बायस 2 दिनों में पॉजिटिव टर्न हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव व्यू लेके चलें, बट अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ना लें। अच्छी बात ये भी है कि 19,000 18,800 के जो स्ट्राइक्स हैं इनमें अच्छा खासा पुट बेस बना है। हो सकता है कि नियर टर्म के लिए एक बेस जो है हमें 19,000 और 18,800 के बीच बनता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू, रिकवरी यहाँ पे शार्प देखने मिल सकती है। 43,500 का रेजिस्टेंस जोन और 42,600 का सपोर्ट जोन। साथ ही मेरे जो 2 पिक्स हैं वो एक इनमें से बैंकिंग स्पेस से है। पहला है कैनरा बैंक, जहां हम ओवरऑल एक बैंकिंग क्षेत्र में रिवाइवल देख रहे हैं। PSU बैंक से दिस स्टॉक कुड वेरी वेल बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स। तो यहाँ पे अगर आप एक लॉन्ग पोजीशन लें तो 390 और 398 के 2 टारगेट्स को ध्यान में रख के चलें। 375 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज एस्ट्रा माइक्रो। अगेन इस स्टॉक में हमने हार्डली किसी तरीके की डाउनफॉल या प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, और जो IB है उसमें रिकवरी भी काफी शार्प हुई है। सो यहाँ पे 485 510 के 2 लेवल्स हैं जो आपके लिए ऐसे टारगेट एक्ट करेंगे। 450 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लें। कल एक मिड कैप IT स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और वो है KPIT। उसका रीजन ये भी है कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ाई और KPIT में 4-5% का अपमूव देखा। आज भी इंडिकेटिव टिक्स जो आ रहे हैं प्री मार्केट में 1.25% ऊपर के बता रहे हैं। 1200 रुपए का भाव हो गया है। कुछ KPIT को कैसे ट्रेड करेंगे अगर कल सही समय पे घुस गए तो? तो अजय, फर्स्ट अप इट्स सो गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। काफी अच्छा लग रहा है आपके साथ इंटरेक्ट करके, आपको स्क्रीन पे देख के फिर से। होप यू हैड अ गुड फेस्टिव सीजन, दशहरा, नवरात्रि। ओवरऑल देखिए KPIT आप जानते ही हैं कि हमारा IT स्पेस में रेगुलर टॉपिक रहा है। अभी भी अगर मैं देखूं तो एक ब्रॉड चैनल है जिसमें अपवर्ड स्लोपिंग ब्रॉड चैनल है जिसमें ये ट्रेड कर रहा है, एंड इट्स ऑन दी अपर एंड ऑफ और अदर दी अपर हाफ ऑफ दैट चैनल। सो यहाँ पे मुझे कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं लग रही, किसी भी तरीके की कोई चैलेंज नहीं नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल इसे राइड करें। ऊपर के लेवल्स जो हैं ये 1250 और 1290 तक के देखने मिल सकते हैं फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। और अगर आपने अब तक नहीं लिया हो तभी भी इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू एंटर नाउ। द स्टॉक इज स्लाइटली ऑफ हाइज और कंसोलिडेट कर रहा है विद अ पॉजिटिव बायस। तो यहाँ पे भी मेरे लिए 1250 1290 के टारगेट्स होंगे। ऑन द डाउन साइड 1170 का एक लेवल है जिसको मैं सपोर्ट के तौर पे देखता हूँ। तो 1170 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल KPIT टेक के लिए। ऊपर की तरफ 1250 1290 के लेवल से दिखाई दे रहे हैं स्टॉक के लिए। तो अगर आप एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं KPIT टेक में।
ठीक है, बाजार खुलने में बस कुछ ही मिनट रह गए हैं, लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट की शुरुआत कैसी हुई है एक बार ये भी देख लेते हैं। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन बताइए। देखिए, कमोडिटी मार्केट की कमज़ोर शुरुआत हुई। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड कमज़ोर है, जो चमक आई थी अब धीरे धीरे आज गायब होती दिख रही है। फेड की बैठक से पहले कह सकते हैं दायरे में भी है, किस तरह के डिसीजन कल होते हैं और आगे कमेंट्री किस तरह की रहती है उससे पहले दबाव है। कल चांदी 1000 रुपये से ज़्यादा बढ़ी थी और आज करीब 280 रुपये नीचे शुरुआत हुई है, 120 रुपये नीचे गोल्ड है। कच्चा तेल हल्की तेजी या दायरे में भी कह सकते हैं कच्चे तेल में, लेकिन नेचुरल गैस कल 4 से 5% तक की गिरावट दिखी थी, आज भी हल्की नरमी दिख रही है 1% के आसपास। ब्रेंट का भाव $88 के आसपास। MCX क्रूड बेहद सपाट चाल। बेस मेटल्स में दायरे में कारोबार हो रहा है, ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आज इसकी एक्सपायरी है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के भाव है। नवंबर में अब ज़्यादातर ट्रेडिंग हो रही है क्योंकि ये डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट है, तो आखिरी दिन में नई पोजीशन इस भाव पे नहीं बनते हैं। आज दिन के दौरान आपको क्या करना है, तो 3 जो कॉल्स आ रहे हैं सारे बिकवाली के कॉल आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि गोल्ड भी आज बेच कर ही जाए, सिर्फ इंट्राडे के लिए कॉल है, इसे कैरी नहीं करना है आपको। 60,900 के टारगेट के लिए यहाँ पर बेचने की सलाह है। चांदी भी बेचने की सलाह है, उनको लग रहा है दिन के दौरान ये गिरावट और बढ़ेगी, तो 71,800 रुपये के टारगेट के लिए आप इसे बेचे। स्टॉप लॉस भी 73,500 रुपये का लगा ले। आखिरी कॉल है कच्चे तेल पर, यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह। इनको लग रहा है ये जो तेजी ऊपर की तरफ बढ़ेगी वहां पर बेचे और 6,830 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 7,070 रुपए का। जी थैंक यू विश्वमोहन आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सोने चांदी में भी बिकवाली करने की सलाह, क्रूड में भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए। कमोडिटी मार्केट की शुरुआत भी कमजोर होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए अब एक और मेहमान को हम शामिल करेंगे। हमारे साथ चंदन थापड़िया भी जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज आप ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं? नमस्कार पूजा जी। देखिए, बाजार में पिछले 2 दिनों से रिकवरी है और इनफैक्ट निफ्टी ने जो की लेवल 18,888 और 200 डे में उसको टेस्ट करके रिकवरी दिखाई है, तो हमारा ऐसा मानना है थोड़ी और रिकवरी रहेगी। कहीं ना कहीं निफ्टी 19,333 तक बढ़ना चाहिए, तो थोड़ा और पॉजिटिव बायस है। जो रिसेंट 1000 पॉइंट का डिक्लाइन हुआ था उसका की रिट्रेसमेंट यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए। स्टॉक वाइज आप यदि बात करोगे तो मेरा फोकस रहेगा L&T, लार्सन एंड ट्यूब्रो। इस काउंटर ने रोल रिवर्सल पैटर्न देखा है, पुराने जो हर्डल थे उसको रिटेस्ट करके सपोर्ट बना है, तो रोल रिवर्सल पैटर्न कहने की पॉजिटिव बायस इंडिकेट कर रहे हैं। 2,880 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 3,020 तक के टारगेट बनने चाहिए। 3,020 तक के टारगेट्स L&T में देखा था कि 3100 रुपए के पार गया था, उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड किया, करीब थोड़ा सा क्या बल्कि 7 से 8% नीचे आया, उसके बाद फिर से संभलते हुए शेयर हम देख रहे हैं 2900 रुपए की आज ऊपर जाकर ये ट्रेड कर रहा है। ओपनिंग शुरुआत प्री ओपन के टेक्स जहां पर आ रहे हैं। लेकिन आज टाटा मोटर्स भी फोकस में रहेगा और एक अच्छी खबर यह है कि वेस्ट बंगाल सरकार से 766 करोड़ रिकवर करने को मंजूरी मिल गई है ट्रिब्यूनल से, और ये इंटरेस्ट के साथ होगा। निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव खबर हम कह सकते हैं। सिंगूर में जो इनको प्लांट बंद करना पड़ा था उसके एवज में ये रिकवरी को मंजूरी मिली है। टाटा मोटर्स हालांकि हम देख रहे हैं कि आज तो शुरुआत पॉजिटिव होने जा रही है, कहीं ना कहीं अब नतीजों पर भी नंबर्स पर फोकस शिफ्ट होगा, जो अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े आएंगे। ये जरा बताइए वैशाली जी, टाटा मोटर्स हालांकि हमने 665-70 के आंकड़े इसमें देखे थे, अभी क्या करना चाहिए शेयर में? तो एक्चुअली ऑटो सेक्टर ऑन द होल आप देखेंगे जब मार्केट करेक्ट भी हो रहा था इट वाज आउट परफॉर्मिंग, तो हमारा ध्यान टाटा मोटर्स मारुति पे डेफिनेटली था। एंड टाटा मोटर्स अगेन टेक्निकली 620 के सपोर्ट के साथ हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ के साथ ओपन कर रहा है। सो आई वुड से 620 के नियर टर्म सपोर्ट के साथ ये खरीदा जा सकता है, बिकॉज इफ मार्केट ने भी साथ दिया एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग बाउंस आएगा, तो ये ट्रेडिंग टारगेट के लिए 680 के टारगेट के लिए तैयार है। एंड अ पोजिशनल लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड आई थिंक प्रोजेक्टेड टारगेट्स आ रहे हैं 700 720। तो डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम एंड योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मेरा व्यू इस पे बुलिश रहेगा। व्यू बुलिश है टाटा मोटर्स पर। 650 रुपए के स्तर को फिर से रीगेन करने की आज कोशिश ये शेयर कर रहा है। लेकिन बाजार में हम तेजी की हैट्रिक लगते हुए आज देखेंगे, लगातार तीसरा सत्र तेजी का 18,850 के आसपास जाकर संभला था, वहां से हमने एक रिकवरी देखी और 19,200 के ऊपर जाकर अब ये ट्रेड कर रहा है। 19,200 के ऊपर शुरुआत होने की उम्मीद है, आधे % के आसपास की बढ़त पर शुरुआत होगी। सेंसेक्स की बात करें तो ट्रिपल सेंचुरी 337 अंकों की तेजी में दिख रही है, वहां पर ये लेवल सेटल हुए हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें
तो ट्रिपल सेंचुरी वहां पर भी लगेगी। 300 अंकों की तेजी पर शुरुआत होगी। शुरुआती अभी आपको जो रुझान दिख रहा है उसके हिसाब से अगर हम एडवांस डिक्लाइन के अगर रेशियो को देखेंगे तो पूरी तरह से बुल्स के फेवर में आज आपको आते हुए दिखेंगे। 88 अंकों की बढ़त निफ्टी में, और आज जो बड़े स्टॉक्स हैं आज फिर से लीड करते हुए आज आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हमने एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक इनसे लीडरशिप आते हुए देखी है, और आज हम उम्मीद करेंगे कि लीडरशिप कायम भी रहेगी और वो संकेत भी मिल रहे हैं। चलिए शुरुआत हो गई है 19,200 के ऊपर। बहुत ही शानदार ओपनिंग हम कहेंगे, क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस का लेवल भी था। 19,200 को पार करके अगर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शंस के आंकड़े हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि 19,400 तक के दायरे खुलते हुए दिखेंगे। टाटा मोटर्स पॉजिटिव खबर पर करीब 1.25% ऊपर ये शेयर खुला है। हिंडाल्को में 1% के आसपास की तेजी है। सिप्ला की बात करें तो वहां पर 0.25% के आसपास की मजबूती है। गेंस थोड़े से जरूर कम हो रहे हैं। शुरुआत जहां पर हुई वहां से हम देख रहे हैं कि गेंस थोड़े से सीमित हो रहे हैं। निफ्टी बैंक की जो तेजी रहेगी वो रहेगी 125 को 150 अंकों के आसपास की, और निफ्टी हालांकि 19,200 के लेवल से फ्लर्ट कर रहा है। 60 अंकों के आसपास की तेजी यहां पर हम देख रहे हैं। सेंसेक्स में 225 अंकों के आसपास की तेजी। यूपीएल ने गाइडेंस कट किया है फिर से, शेयर पर दबाव है। निफ्टी का एकमात्र ऐसा शेयर है जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट है। भारतीय एयरटेल के नतीजों पर फोकस होगा। हालांकि सीएलएसए ने 1100 रुपए तक के टारगेट्स जरूर दिए हैं, लेकिन एआरपीयू के आंकड़े आज अहम होंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। कुछ और जो शेयर कमजोर हो रहे हैं, एमएनएम, कल हमने देखा था कि ऑटो पर दबाव था, आज भी थोड़ा सा दबाव वहां पर बरकरार है। अपोलो हॉस्पिटल, ब्रिटानिया समेत कुछ और शेयर है जहां पर 1/4 से लेकर आधे % के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी के अगर हम शेयरों की बात करें तो बीपीसीएल में आज फिर से अच्छी बाइंग है। 1% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कल हमने देखा था कि अच्छे नतीजों के दम पर शेयर में तेजी बनी थी और रिलायंस के साथ साथ ये शेयर भी चला था। तो आज यहां पर हमें नजर रखनी होगी। अगर हम वायदा बाजार के खिलाड़ियों की बात करें तो वहां पर भी आपको कुछ चुनिंदा मेटल स्टॉक्स अच्छा करते हुए दिखेंगे। नाल्को में करीब 2% के आसपास की मजबूती है। अब पिडिलाइट के शेयर में देख रहे हैं कि 3.5% की बढ़िया तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है, और मैरिको नतीजों के बाद वहां पर भी हमें 1% के आसपास के मूव्स दिख रहे हैं। जीएनएफसी आज हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी था। वैशाली पारेख जी ने यह सुझाया था, शेयर 1.25% की तेजी पर शुरुआत वहां पर होते हुए हमें आज दिख रही है। तो शुरुआती जो आज हमने बढ़त देखी, थोड़ी सी सीमित वो जरूर हो रहे हैं, लेकिन कोशिश ये हो रही है निफ्टी की 19,200 के आसपास टिकने की। निफ्टी बैंक से हालांकि उतना अच्छा सपोर्ट आज नहीं है, 125 अंकों के आसपास की तेजी है। लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 212 शेयर है लाल निशान में और उसके मुकाबले 1533 शेयर आपको हरे निशान में देखेंगे। एनएससी पर एफएनओ के आंकड़े भी लेकर आएंगे कि एफएनओ से एडवांस डिक्लाइन की क्या तस्वीर बन रही है, उसको भी हम एनालाइज करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन एक बार पूजा के पास चलते हैं और समझते हैं कि मिड कैप्स में कहां पर एक्शन है। पूजा बताइए। बिल्कुल, मिड कैप में भी काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली नतीजों के चलते। और इस बीच एक और खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर। आइनॉक्स विंड में करीब 10% इक्विटी के सौदे हुए हैं, जिसके चलते करीब 6% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अपडेट है, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस बीच ब्लू स्टार 4% ऊपर है। थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे स्टॉक पर, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, उसके चलते यहाँ पर अच्छी मजबूती। पिडिलाइट 4% ऊपर है। एमएमटीसी 3% की तेजी। चोलामंडलम फाइनेंस, जिंदल 100 और केपीआईटी टेक में भी कल की तेजी आज भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ रही है। 4.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो यहाँ पर भी नतीजों का ही एक्शन है। हमने डीसीएम श्रीराम के नतीजे कमजोर आए, 2% नीचे है ये स्टॉक। फाइन ऑर्गेनिक्स के नतीजे भी कमजोरी थे, 2.5% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा केआईआई इंडस्ट्रीज, वेल्सपन इंडिया, केपीआर मिल्स और सीमेंस जैसे स्टॉक्स आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त का मिड कैप स्पेस का हाल। और हम देख रहे हैं कि जितना एक्शन लार्ज कैप स्टॉक्स में दिख रहा है, मिड कैप बिल्कुल। तो ये कुछ मार्केट का एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। अजय, और किन स्टॉक्स पर नजर है आपकी, कहां पर एक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है? घंटा आज जैसा कि हमारे बाकी पैनलिस्ट भी बता रहे थे, थर्सडे के लो से अच्छी रैली के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, जो एकदम नॉर्मल है। तो अगर हम 19,100, 150, 60 पहले 15-20 मिनट देखने दीजिए। पुल बैक का केस बन रहा है, यहाँ से सरपट दौड़ने का केस थोड़ा सा कमजोर है। लेकिन हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो किस तरह के ट्रेड ले रहे हैं उनके पास जाते हैं। ओपनिंग ट्रेड्स का समय हो चुका है और शुरुआत करेंगे चंदन से। चंदन, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जी देखिए, बाजार में पिछले 3 दिनों से रिकवरी कंटिन्यू और एक मेजर सपोर्ट को बाजार ने होल्ड किया था 18,888,
उसके बाद में 3 दिन से यहाँ पे हार्ड लॉस के सीक्वेंस बन रहे हैं, बट अब इमीडिएट जो रिट्रेसमेंट जो है वो पार नहीं कर पा रहा है। 19,222 पहले एक सपोर्ट होता था, और प्रीवियस जो मंदी हुई थी 1 सितंबर, तो वही लेवल को इसने टेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके लिए वापस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना है। बट उसके बावजूद भी मेरा मानना है PSU बैंक यहाँ पे अच्छा काम करेंगे। केनरा बैंक पे खरीदारी की सलाह है, यहाँ पे मेरा मानना है शॉर्ट कवरिंग के मौके भी बनेंगे। 386 387 के आसपास खरीदे, 378 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 400 रुपए तक का टारगेट आपको केनरा बैंक दिखा सकते हैं। आयुष, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? 2 ट्रेड रहेंगे। फर्स्ट होगा मेरा बाय कॉल NMDC पे। NMDC पे आपको यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर टारगेट 164। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा 150 का होगा। सेकंड मेरा शॉर्ट ट्रेड होगा ब्रिटानिया पे। ब्रिटानिया ने अपना एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ब्रेक कर दिया है। 4500 का इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा, नीचे में 4200 तक के इसमें टारगेट हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, कपिल शाह, आपके ओपनिंग ट्रेड्स? जी, मेरा यहाँ पे ध्यान रियल एस्टेट स्पेस पे ही बन रहा है, और यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी का हमें एक फॉलोअप साइन देखने मिल रहा है। 1650 के यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो सप्लाई बैंड बन रहा है वो कहाँ ना कहाँ पे 1700 के अराउंड का बन रहा है, तो वहां तक की मुझे अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकती है, और नीचे में स्टॉक का स्टॉप लॉस कहाँ ना कहाँ पे 1620 का आएगा। ओके, अब समय हो चुका है किरण के पास जाने का। किरण, आपके ओपनिंग ट्रेड? सो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट लग रहा है, हमें SRF काफी अच्छा लग रहा है। SRF में आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग चैनल, जो स्टीप फॉलिंग चैनल है उसका ब्रेकआउट है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। कहीं ना कहीं 2180 के ऊपर स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है, तो SRF हमारे लिए बाय रहेगा। 2180 के आसपास आप लॉन्ग करके जाइए, नीचे में 2150 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और 1-2 दिन में आप 2250 2260 तक की रैली भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है SRF। कुश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? अच्छा, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, ये स्टॉक हमने पिछले 1-2 हफ्ते में कपल ऑफ टाइम्स डिस्कस भी किया था। अच्छा मोमेंटम भी आया है। अभी भी अगर आप देखें तो इसमें एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है, तो ये हमारा आज का पिक रहेगा। यहाँ पे आप नियर टर्म में 1170 का जो सपोर्ट जोन है, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें, और ऊपरी लेवल्स पे 1210 और 1225 के जो 2 लेवल्स हैं, ये आपके लिए टारगेट टैग करेंगे। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है। एक बार इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स को आप दिखा दें तो मालूम चलेगा कि पहले 5-7 मिनट में क्या रुख बन रहा है। कोई भीषण कमजोरी नहीं है। अटेम्प्ट हुई थी, लो बनाया 155 का, 19,155 पे स्पॉट जाके अच्छा रिकवर कर गया। बैंक निफ्टी भी 43,100 तक गया, उसके बाद 40-50 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में आई है। बट स्मॉल कैप, मिड कैप में बहुत ज़्यादा नरमी आई नहीं, करीब 100 पॉइंट की तेज़ी से ट्रेड कर रहा है। एक स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ से, वो है पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा में कल भी काफ़ी अच्छी तेजी थी रिजल्ट के बाद। आज दूसरे दिन फार्मा में ये पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। देखिए 100 रुपये का भाव आ गया। क्या ये शगुन वाला लेवल क्रॉस कर रहा है? 100, 101 पहले भी आ चुका है इस भाव पे, वहाँ से करेक्ट हुआ था कुछ। इस बार क्या ये उस लेवल के बियॉन्ड जाने की रखता है हिम्मत? तो अजय देखिए, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स पिकअप हुए थे वो कल ही के दिन हुए थे, बिकॉज एक इवेंट था। उसके अलावा स्टॉक में एक्चुअली जो वॉल्यूम्स हमने कुछ दिन पहले पिकअप होते हुए देखे थे वर ऑन द डाउन साइड। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये 100 से 102 की जो रेंज है, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, बड़ी मशक्कत की थी इसको क्रॉस करने के लिए। आज भी अगर आप देखें तो खुलते ही 5-7 मिनट ही हुए हैं, और कल का भी अगर मैं लेवल देखूं तो जो स्टॉक ने टर्न अराउंड दिखाया था वो 100 के लेवल से ही दिखाया था। नियर टर्म में बेरिशनेस ऑलरेडी थी, तो ट्रिगर के चलते इसमें अपसाइड मिला है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ये 100-102 का जो लेवल है, ये क्रॉस करने में थोड़ी मशक्कत हो सकती है स्टॉक को। तो किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 97 की ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। फ्रेश पोजीशंस की मैं फिलहाल सलाह नहीं दूंगा। 102 क्रॉस होता है तब आप इसमें फ्रेश पोजीशन कंसिडर करें, अप अंटिल देन इसको होल्ड रखें। ठीक है, 102 रुपये क्रॉस हो तो ठीक है। पिरामल फार्मा में कंडीशंस अप्लाइड, ये कुछ की तरफ से। यूपीएल हम देख रहे हैं कि आज भी कमज़ोर हो रहा है, हालांकि लगातार 10वां सत्र है जब इसमें कमज़ोरी है, और गाइडेंस भी कट गया, नतीजे तो खराब आए भी थे। 630 वाला शेयर घट के हो गया है 530 रुपये के आसपास का। इस पर चंदन, आपका क्या व्यू है? यूपीएल में आप कितनी कमज़ोरी देख रहे हैं, या फिर कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब ज़्यादा कमज़ोरी की नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि अगर किसी को एंट्री करना हो कुछ खोजने चाहिए मौके, या फिर अभी अवॉइड करें क्योंकि सेंटिमेंट वीक है? नहीं, मैं अवॉइड करना चाहूंगा। देखिए यूपीएल और ये सेक्टर है वो कंपैरेटिवली वीक रहा है। इनफैक्ट पिछले 5-6 दिनों से हम यहाँ पिक वाले की सलाह दे रहे हैं।
ओवरऑल हो सकता है कि पिछले 9 दिनों से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, इतना वीक हो रखा है, तो थोड़ा सा बाइंग आ रहे हैं, बट ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है सेल ऑन बाउंस की रणनीति कंटिन्यू रहेगी जब तक ये स्टॉक ऊपर में 555 560 नहीं निकलता है। मेरा मानना है वापस ऊपर के लेवल पे दबाव बन जाएगी। ठीक है, यूपीएल अभी प्रेशर इसमें बने रहने की पूरी आशंका है। हमने कल देखा था कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में, हालांकि छोटे साइज का शेयर है, लेकिन डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं बिरला जी ने कहा था कि वो 5G को लेकर बुलिश हैं, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उस बयान के बाद हमने देखा था कि तेज़ी बनी थी। कल ये एफएनओ का टॉप गेनर भी था शेयर, ये वोडाफोन आइडिया का। ₹12.25 के आसपास के इसके भाव हैं। वैशाली जी, किसी को अगर ये अच्छा ठीक है, वैशाली हमारे साथ नहीं है, आयुष आपसे जानना चाहेंगे, किसी को अगर ये तेजी देखकर लालच आ रही हो तो उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप वोडाफोन आइडिया पर? और क्या ये भी उछाल पर बिकवाली वाला, या फिर जो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं वो एग्जिट ले लें, ये वैसा शेयर है? वोडाफोन आइडिया अगर हम देखेंगे तो काफी टाइम से रेंज में चल रहा है, ऊपर में 12.5 नीचे में 10.5। तो ये अप्रोक्सीमेटली रेंज हम सितंबर से ही देखते आ रहे हैं। तो अगर अभी किसी के पास पोजीशन है तो अप्रोक्सीमेटली वापस 12.5 तक के लेवल्स हमें स्टॉक में देखने मिल सकते हैं, और 12.5 के ऊपर ही स्टॉक में नई रैली शुरू होगी। और अगर वापस ये रेंज का रेजिस्टेंस लेता है तो 12.5 से वापस हम 10.5 का लेवल देख सकते हैं। तो मुझे लगता है रेंज में ही प्ले करेगा। अगर पोजीशन है तो 12.5 के आसपास अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये मुझे लगता है यहाँ पे। नतीजों के चलते भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन है। DCX सिस्टम्स, ये एक बार देख लेते हैं। कंपनी के नतीजे काफ़ी मजबूत आए थे, इसको हमने हाईलाइट भी किया था शो के शुरुआत में, और जो शुरुआती टिकी आई स्टॉक 12% ऊपर खुला, तो काफ़ी अच्छी मजबूती है यहाँ पर इस वक्त। यहाँ पर अब किरण आपसे समझना चाहेंगे, DCX सिस्टम्स अभी भी क्या एंट्री के मौके हैं या फिर छोड़ दें, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें, मुनाफा वसूली कर लें इन स्तरों पर? ओके, चलिए, किरण से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। आयुष आप बताइए, DCX सिस्टम्स। DCX सिस्टम मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए आज, इसमें ओपन इज इक्वल टू हाई का फॉर्मेशन है और अप्रोक्सीमेटली स्टॉक 11.5% ऊपर है। अभी एक सपोर्ट पॉइंट पे है नो डाउट 303 के, जैसे 300 के नीचे आता है तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी। नीचे के लेवल्स में वापस ऐड कर सकते हैं जो 250 के आसपास के हैं, अभी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो थोड़ा नीचे है तो अब आप ऐड कर सकते हैं, अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए अगर आपके पास पहले से ही है ये स्टॉक। तो DLF पर भी एक बार राय लेंगे। स्टॉक में अच्छी तेजी आई, यहाँ पर भी रिजल्ट्स आए थे और अनुमान के मुताबिक थे नतीजे DLF के। स्टॉक में तेजी, और अभी फिलहाल 2% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इस कंपनी की भी आज कॉन कॉल होगी, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बट कपिल, आपसे समझना चाहेंगे DLF में क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं इस वक्त? DLF का जो बेसिकली कंसोलिडेशन पैच है और 515 से लेके 570 की मोमेंटम आ रही है। 570 के जो लेवल है वो आई थिंक लास्ट टाइम उसने जो टेस्ट किया था वो 2008 के लेवल के यहाँ पे टेस्ट किया था। तो 570 पे थोड़ा सा नो डाउट मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, लेकिन जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम यहाँ पे देखते हैं तो वो कहाँ से हाथ से फिसल गई है। तो स्टॉक का फिलहाल तो कोई व्यू नहीं रहेगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, लेकिन हाँ 572 के ऊपर ये स्टॉक मूव कर जाता है तो मैं इसको फ्रेश ब्रेकआउट मान के उसमें ट्रेड कर सकूंगा। तो बाई के लिए 572 का हमें वेट करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हम देखें तो काफ़ी दूसरे प्रॉपर्टी स्टॉक्स में भी तेजी हो रही है। कोल्टे पाटिल, गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF, मैक्रोटेक, सब में अच्छी खासी बाइंग नज़र आ रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात कर लें। पिडिलाइट, इस स्टॉक को लेके आइए। चंदन, आज इसमें एक अच्छा ब्रोकरेज अपग्रेड भी आया है, लेकिन पिडिलाइट में नए फ्रेश ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं कुछ ब्रोकरेज, लेकिन आज का अगर एक्शन देखें 3.5%, इसका लंबा चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब, तो देखेंगे कि एक अच्छे करेक्शन के बाद ये रिकवर कर रहा है। क्या बॉटम बन गया, ट्रेड करें? बिल्कुल, मेरे हिसाब से बॉटम बनना चाहिए। और आप देखोगे ये सिलेक्टिव काउंटर थे जो इस साइकिल में थोड़े से अंडर परफॉर्म किए थे। आप पिछले लगभग 20 दिनों से देखें तो 2700 से काउंटर नीचे में 2300 तक गया था, बट ऐसा लग रहा है बॉटम बन चुका है। और ये क्वालिटी नेम है, इन क्वालिटी नेम में जब भी बॉटम बनता है तो एक फॉलो बाइंग आ जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए खरीदारी के बिल्कुल मौके रहेंगे। 2320 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे। अब की बार वापस 2500-2520 तक की रैली बननी चाहिए। पिडिलाइट पे बाय। एक और स्टॉक को देखिए जरा, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को एक काफ़ी जीत हासिल हुई है। इनफैक्ट उनको शिंगूर वाले मामले में गवर्नमेंट ने बोला है कि इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। कपिल शाह, जरा देखिए टाटा मोटर्स के चार्ट में, क्या ये मजबूती है इसके अंदर? जो 1% की रैली दिख रही है और जारी रह सकती है, इसमें ट्रेड है कोई तेज?
जी टाटा मोटर्स बेसिकली ऑटोमोबाइल स्टॉक्स काफी टाइम से अच्छे कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ एक आध दो दिन से हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ऑटोमोबाइल्स में देखने मिल रहा है। और टाटा मोटर्स का हम देखते हैं तो काफी 3 से 4 दिनों से वो एक रेंज में ही चल रहा है, नीचे में 620 है, ऊपर में 650 है, और अभी वो थोड़े से अपर बैंड पे ही है। पॉजिटिव न्यूज आने के बावजूद भी स्टॉक ने अपने जो ऊपरी लेवल थे वहां पे थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। तो मैं मानता हूं कि जो 3 से 4 दिन का जो उसका हर्डल पॉइंट बना हुआ है, इसके ऊपर एक बार निकल जाए तो एक फ्रेश व्यू बनेगा। तो 645 के ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बाय का व्यू बनना चाहिए, लेकिन मौजूदा लेवल पे तो नहीं लग रहा है। SBI कार्ड्स में कल काफी शॉर्टिंग हुई थी। SBI कार्ड्स के चार्ट को लेके आइए। किरण, SBI कार्ड्स बाजार को रिजल्ट इनका पसंद नहीं आया, आज रिकवरी दिखा रहा है, चल सकता है? किरण, SBI कार्ड्स ओके, आयुष से समझ लेते हैं। आयुष आप बताइए SBI कार्ड्स का क्या चार्ट्स कहता है? SBI कार्ड में कल हमने एक हेवी सेल ऑफ देखा वॉल्यूम के साथ, तो अभी मुझे लगता है स्टॉक में वेट एंड वॉच का लेवल है। स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंस से ऊपर में जो 765 से 770 की रेंज में चल रहे हैं। जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तब हमें स्टॉक को ऐड करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 800। बाकी 770 तक एक बार वेट एंड वॉच की राय रहेगी। तो यह है सलाह SBI कार्ड पर। इस बीच हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंकों में भी आज अच्छी तेजी है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, IOB, ये कुछ मिड कैप सरकारी बैंक हैं जहां पर की अच्छी तेजी है। SBI तो ऊपर है ही, लेकिन जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां पर करीब 2 से 2.5% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। चंदन, PSU बैंकों में कोई ट्रेड अभी आपको फिलहाल नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए हमने ऑलरेडी केनरा बैंक की बात की है यहाँ पे। केनरा बैंक हमें कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है, स्ट्रेंथ यहाँ पे है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट वापस ऊपर में 19,222, 250 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा, बट फिर भी सेलेक्टिव PSU बैंक्स यहाँ पे होल्ड कर जाएंगे। तो केनरा बैंक रहेगा जहाँ पे प्रेफर्ड रहेगा। उसके अलावा यदि आप दूसरे काउंटर की बात करोगे तो मैं फिर SBI की तरफ जाने का सलाह दूंगा। तो बट एज ऑफ नाउ केनरा बैंक पे फोकस है और ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी रहेगी। कोई भी डिप आएंगे तो वापस खरीदारी यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। आज क्या बैंकों के साथ ही रहिए और इस तेजी में एंट्री लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिड कैप जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी बाइंग इस वक्त नजर आ रही है। इस बीच मैंगलोर केमिकल्स, हमने सुबह इसके नतीजे भी आपके सामने हाईलाइट किए थे, काफ़ी स्ट्रांग नंबर, स्टॉक है 8% ऊपर। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर का शेयर 7% की मजबूती के साथ इस वक्त ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कुछ आप सलाह दीजिए, मैंगलोर केमिकल्स अभी भी एंट्री लेने के मौके या फिर छोड़ दें? तो पूजा एक रिबाउंड है और गैप अप काफी अच्छा बड़ा मिला है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव जो है ये आ चुका है। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो प्रॉफिट बुक करें, वरना मैं कहूंगा अवॉइड करके चलें। 113 से 115 का रेजिस्टेंस जोन भी है, तो ऑलरेडी लुक्स लाइक लॉट ऑफ द मूव इज डन। तो अब मैं इस गैप अप को चेज नहीं करूंगा, मेरे लिए फिलहाल ये अवॉइड कैटेगरी में रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू बुक प्रॉफिट्स हियर एज वेल। पाइप कंपनीज में आज अच्छी तेजी हो रही है। मान इंडस्ट्रीज को देखिए, मान इंफ्रा नहीं, मान इंडस्ट्रीज। आप देखिए हाईटेक पाइप्स, दोनों में अच्छा मूव है। मान इंडस्ट्रीज 2.5%, 226 के आसपास, और हाईटेक पाइप्स 5% ऊपर, 107 के आसपास। कपिल, जरा इसके चार्ट्स देखिए, इन दोनों में से किस पे बेट करेंगे आप? फिलहाल तो यानी तीनों जो सेक्टर देखता हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप का ट्रैक्शन कंपैरेटिवली काफी अच्छा लग रहा है। मिड कैप इज लगार वन, और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को फिर से एक रिटेस्ट कर रहा है, रिक्लेम कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक का एक इंटरमीडिएट करेक्शन आ गया, मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया और वहां से बाउंस आ गया है। 227 पे चल रहा है और यही उसका 228 का प्रीवियस हाई था, तो 228 के ऊपर ये स्टॉक मूव कर जाता है तो मुझे फिर से इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। और लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे के चार्ट में यहाँ पे देखता हूँ, मंथली चार्ट यहाँ पे, तो सिंस 2006 से लेके स्टॉक 172 के भी लगातार एक रेजिस्टेंस लेवल लेते हुए आ रहा है। तो हाई टाइम फ्रेम पे ये डिकेटल ब्रेकआउट भी हम इसको देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा है और पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी काफी अच्छा ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इसमें। ठीक है, शिल्पा मेडिकेयर को लेके आइए। फार्मा में शिल्पा मेडिकेयर में कल काफी अच्छी तेजी थी और स्टॉक में ब्रेकआउट था। आज देखते हैं फॉलोअप बाइंग 1% ऊपर है। ये HNI टाइप का स्टॉक है, जरा देखिए इसके चार्ट्स को। आयुष, आप देखेंगे? जैसे कि हम शिल्पा मेडिकेयर में देख रहे हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देख चुके हैं ऑलरेडी। एक स्टॉक में एक छोटा सा 353 का 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, अभी 350 के आसपास चल रहा है। जैसे ही 353 के ऊपर निकलेगा स्टॉक में हम वापस एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो स्टॉक को वापस 385 तक के लेवल्स में ऊपर में लेके जा सकता है।
ठीक है, शिल्पा मेडिकेयर पर ये व्यू, लेकिन बाजार पर एक नज़र ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि शुरुआत तो अच्छी हुई थी लेकिन बाजार ने सारे के सारे गेंस अपने गंवा दिए हैं और दिन के ऊपरी स्तर से निफ्टी इस वक्त 120 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है। जी हाँ, निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी सिमिलर ट्रेंड है, हालांकि 43,000 के स्तर को होल्ड करने की कोशिश चल रही है, लेकिन नेगेटिव टेरिटरी में निफ्टी बैंक भी आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग आ रही है क्योंकि आज लगातार तीसरे सत्र में हमने तेजी पर शुरुआत देखी थी, उसके बाद ये धीरे धीरे करके थोड़ी सी मुनाफा वसूली का दबाव हम देख रहे हैं। ओएनजीसी ये शेयर चला था, वहाँ पर कमजोरी है। ब्रिटानिया में हम देख रहे हैं कमजोरी आज भी बनी हुई है, भारतीय नतीजों से पहले कमजोर है और ऑटो स्टॉक्स का मूड भी थोड़ा सा वीक जरूर है क्योंकि कल इनके अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े आएंगे, उसके पहले आज थोड़ी सी नरमी हम आज भी देख रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर है। एलएनटी हालांकि आज चूंकि इंडेक्स का अच्छा खासा वेट ये भी रखता है, वहाँ पर भी आज हम कमजोरी देख रहे हैं, आधे % के आसपास की सही 2900 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। बीपीसीएल आज फिर से लीड कर रहा है, कल की तेजी के बाद आज 1.5% के आसपास की मजबूती है, लेकिन जो सपोर्ट शुरुआत में रिलायंस दे रहा था थोड़ी थोड़ी तेजी बनी थी, लेकिन आज फिर से हम देख रहे हैं कि आज हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। एसबीआई हालांकि आधे % के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एसबीआई पर ही एक सवाल भी लेंगे, एक व्यू लेंगे। चंदन, एसबीआई की आपको दिशा क्या लग रही है? क्या एसबीआई आपको लगता है कि फिर से धीरे धीरे करके 600 रुपए के लेवल की तरफ ये शेयर बढ़ चला है? क्या लॉन्ग के मौके खोजने चाहिए? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स होल्ड कर रहे हैं, हालांकि हम केनरा बैंक पे ज्यादा पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, बट यस एसबीआई भी बॉटम हुआ है 543 550 के एक मल्टीपल बेस होता है, उन लेवल को इसने होल्ड किया है, तो वापस 555 के सपोर्ट से 590 तक के लेवल यहाँ पे बन रहे हैं। केनरा बैंक को लेकर चंदन ज्यादा बुलिश है, कुछ और स्टॉक्स जहां पर थोड़े से एक्शन ज्यादा है, कुछ कैश वाले स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। सीएमएस इन्फो सिस्टम, यहां पर आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी पर शुरुआत हुई है और शेयर 4.5-5% ऊपर है, हालांकि 7% ऊपर था, लेकिन जैसे जैसे बाजार नीचे आए हैं वैसे वैसे ये शेयर भी नीचे आ रहा है। सीएमएस इन्फो सिस्टम हालांकि 3-4 दिन से लगातार इसमें बाइंग हो रही है, इसको लेकर कपिल आपका क्या व्यू है, क्या करना चाहिए शेयर में? जी, सीएनएस इन्फो सिस्टम का मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ तो हायर एंड हायर लो की सीक्वेंसी चल रही है, स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे या फिर डेली चार्ट के यहाँ पे देखता हूँ तो स्टॉक ने काफी एक रेंज के अंदर चल रहा है, नीचे में कुछ 350 के अराउंड का एक सपोर्ट लेवल देखने मिलता है और ऊपर में काफी टाइम से 398 के यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस आते हुए देखने मिलता है। आज का जो गैप अप ओपनिंग था तो उसका जो सेलिंग प्रेशर आने लगा है वो 398 से ही हमें आने लगा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें कूल ऑफ रहना चाहिए और जो इसके इंटरनल सपोर्ट लेवल है 374 के यहाँ पे, वहां पे स्टॉक रिटेस्ट करना चाहिए। तो ये है सलाह सीएमएस इन्फो सिस्टम्स पे। गुडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पर भी अच्छी बाइंग है, स्टॉक अब 3% ऊपर आया, पिछले कुछ मिनटों में अच्छी बाइंग भी नजर आ रही है इस स्टॉक में, गुडफ्रे फिलिप्स में। आयुष, कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? गुडफ्रे फिलिप का अगर हम वीकली चार्ट देखें तो फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक में, स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएंगे वो 2360 तक के बन जाएंगे और जो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है 2250, जैसे 2360 के ऊपर स्टॉक निकलेगा हमें 2440 तक के लेवल स्टॉक में देखने मिलेंगे। ओके, तो यह है सलाह गुडफ्रे फिलिप्स पर। इस बीच पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी तेजी है, स्टॉक अब धीरे धीरे करके करीब 3.5% से ज़्यादा की मजबूती पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में भी नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी एक बार राय ले लेते हैं। कपिल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? जी, ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर के हम देखते हैं तो एक अच्छा सा ट्रेंड रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, एलआईसी में भी हमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस से 762 के यहाँ पे वहां पे आ चुका है, लेकिन अभी तक हमें कुछ नर्वसनेस नहीं देखने मिली है। जो भी कुछ इंटरमीडिएट करेक्शन आए हुए तो जो उसके पहले के सपोर्ट लेवल थे 680 से वहां से बाउंस करे, तो मुझे यहाँ से इंप्रूवमेंट और भी लग रहा है 743 के लेवल से, और ऊपर में जो इसके नेक्स्ट बेस्ट इमीडिएट हर्डल रहेंगे वो कहां ना पे 780 के लेवल के यहाँ पे रहेंगे, तो यहाँ से इंप्रूवमेंट है 780 के लेवल तक की। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में आपको बता देते हैं। एक तो पहली बात ये है कि निफ्टी में अच्छी खासी रिकवरी आ गई है नीचे से, और मिड कैप स्मॉल कैप तो और ज़्यादा। शक्ति पंप्स को देखिए आप, 7% ऊपर, 1000 रुपये क्रॉस कर गया है, 1100 रुपये तक की तरफ जा रहा है। कैश का बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसमें आपके सोलर पंप से काफ़ी ऑर्डर्स आ रहे हैं अगर आप ध्यान दें तो। आयुष, ज़रा शक्ति पंप के चार्ट को देख के बताइए, ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है क्या?
डेफिनेटली ब्रेकआउट सस्टेनेबल लग रहा है। इसने एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बनाया है स्टॉक में। शक्ति पंप को यहाँ से हमें ऐड करना चाहिए। इसमें जो इमीडिएट टारगेट बन के आ रहा है वो 1140 का बन के आ रहा है, और जो स्टॉप लॉस है वो आज के डेज लो का रखना चाहिए। और स्टॉक मैच ओपन इज इक्वल टू लो का भी फॉर्मेशन है, तो 102425 के लेवल्स का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और ऊपर में हम फर्स्ट जो इसमें टारगेट देखेंगे वो 1140 तक का देखेंगे, और उसके बाद 1200 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं हम। बताया था ब्लू स्टार के ऊपर नजर रखिए, वहां तेजी बन सकती है। चंदन, काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ है स्टॉक, ये आज 4-5-6% ऊपर हो गया डेज हाई की तरफ। लॉन्ग होल्ड करें हम? ब्लू स्टार की आप बात कर रहे हो तो ओवरऑल लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। काउंटर अब एक नए ब्रेकआउट्स के लिए तैयार हो रहा है। सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। पिछले लगभग 4 दिन से बार बार 850-55 के लेवल पर एक्यूमुलेशन देखने को मिला था, तो मेरे हिसाब से पोजीशन रखें। 889 का सपोर्ट रहेगा। अब की बार ये 950 और फिर 1000 रुपए तक के टारगेट को छूने के लिए तैयार हो रहा है। सेगमेंट में एक और स्पेस है बड़ी शानदार, एक तो है अनंतराज इंडस्ट्रीज, उसको लेके आई है, और ये इसका दूसरा स्टॉक है अनंतराज। देखिए 2% ऊपर डेज हाई की तरफ। दूसरा स्टॉक है TARC, टार्क। ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है द अनंतराज इंडस्ट्रीज। ये कंपनी 2 विभाजन हुआ, इनका डीमर्जर हुआ। ये देखिए 6% ऊपर है। अगर हम 1 साल का चार्ट देखें तो अनंतराज चला है उतना ज़्यादा, टार्क नहीं चला, लेकिन लास्ट 1-1.5 महीने में टार्क में मूवमेंट आना शुरू हुआ है। कुछ आप तो देखते हैं कैश स्टॉक्स, टार्क या अनंतराज जैसा काम कर सकता है? इनफैक्ट अजय, ये स्टॉक हमारे रेडार पे पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, और अगर आप इसका भी मूव देखें तो बहुत ही शानदार रहा है। ये स्टॉक आई थिंक मार्च और अप्रैल के आसपास करीब 30-35 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, और अब 102 रुपए का हो गया है। तो ऑलरेडी अगर आप देखें तो मल्टीफोल्ड जंप इस स्टॉक में भी आ चुका है। तो मोमेंटम है, अच्छा खासा अपस्विंग है, और कहीं पे भी बहुत ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शन हमें नहीं देखने मिला है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने फिर से पिछले कुछ सेशंस में अपना अपमूव जो है ये शुरू किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी भी आप अगर चाहें तो एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। नियर टर्म में 109 और 115 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए टारगेट एक्ट करेंगे, एंड ऑन द डाउन साइड 96 का जो लेवल है जो इसका पहले रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा था, अब वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। तो इतनी अच्छी मूव के बाद भी अगर आप चाहें तो बहुत क्लियर मोमेंटम और वॉल्यूम एक्शन है, इसके चलते आप टार्क में एक लॉन्ग पोजीशन यहां से भी बना सकते हैं। ठीक है, मौजूदा स्तर से भी टार्क को आप लॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल हमने पिटाई देखी थी नतीजों के बाद, लेकिन आज वहां पर अच्छी तेजी बन रही है। 3% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, और खबरें भी आई थी कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये एक्विजिशन करने जा रहे हैं, जिससे इनको दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज के रिकवरी को किस तरह से प्ले करना चाहिए? आयुष, क्या सलाह देंगे आप? आयुष प्लीज अनम्यूट कीजिए, फिर आपको हम सुन पाएंगे जी। सॉरी अबाउट दैट। एयू फाइनेंस बैंक में हमने कल के दिन में एक सेल ऑफ देखने मिला है, और आज हमें एक शार्प रिकवरी स्टॉक में देखने मिली है। 685 के आसपास का इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, जो मुझे लगता है स्टॉक अभी ब्रेकआउट में पार कर देगा, और 685 के ऊपर जैसे स्टॉक निकल के ट्रेड करेगा, इसका जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा वो 710 का बन जाएगा। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 670 के आसपास का रखना है। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर आयुष की ये रहा है, लेकिन अब आप ये समझेंगे कि बाजार थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि हल्का हल्का वोलेटाइल हो रहा है। हालांकि मूव दोनों तरफ के आ रहे हैं। निफ्टी बैंक ने 43,000 के स्तर से ही सपोर्ट लेके फिर से घूमा है, और अब करीब करीब 1.5 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। ऑप्शंस में मौके जरा तलाशते हैं और लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत हमारे साथ हैं। अक्षय, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग। तो आज ऑप्शंस के चैंपियन में जो कॉल रिकमेंड कर रहा हूँ वो स्टॉक का नाम है डाबर। तो डाबर 524 करंट मार्केट प्राइस है। टेक्निकल सेटअप बहुत पॉजिटिव है। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 510 पे, और 2 दिन पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एडिशंस देखे गए हैं कैश में और डेरिवेटिव सेगमेंट में। हम टारगेट कर रहे हैं करीबन 550 तक नवंबर सीरीज में। तो रणनीति बनाई है कि आपको वेनिला बाय कॉल खरीदनी है 530 की कॉल, जो करीबन 8.5 रुपए के आसपास अभी मिल रही है।
तो इस पे आप 16 रुपए और एक्सटेंडेड टारगेट 20 रुपए तक बना के चले। ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाए प्रीमियम पर 4 रुपए, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट और रिस्क में गिनो लॉट साइज के हिसाब से जो करीबन 1250 का लॉट साइज है, तो टारगेट पोटेंशियल है ये ट्रेड में 11,500 तक और रिस्क बनेगा ट्रेड में करीबन 5,500 तक। ठीक है, तो अक्षय को लगता है कि डाबर 550 रुपए की तरफ ये बढ़ चला है फिर से। और पिछले महीने, अगर इस महीने की हम बात करें, पिछले महीने इसी महीने की अगर बात करें, तो इसी लेवल से ये स्टॉक लगातार प्रेशर का शिकार हुआ था। 550 रुपए के आसपास का भाव था और अब गिरते गिरते 500 सवा 500 रुपए के आसपास है और यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। 530 वाली कॉल खरीदनी है आपको, 9 रुपए के भाव पर आपको मिल जाएगी और लक्ष्य होगा 16 से 20 रुपए का। बढ़िया टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 4 रुपए का। तो अधिकतम मुनाफा 11,250 का और अधिकतम नुकसान की बात करें तो उसका करीब करीब आधा 5,625 रुपए का। लेकिन ये F1O ट्रेडिंग पर स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर आपके सामने है। 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो थोड़ा सा सोच के, संभल के और स्टॉप लॉसेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करके ऑप्शन के ट्रेड्स में थोड़े से रिस्की होते हैं, थोड़े सस्ते कई बार आपको दिखते हैं लेकिन रिस्क भी उसमें इन्वॉल्व होता है। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शन का ट्रेड, बिल्कुल सिंपल साधारण एक बढ़िया ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और स्टॉक सांघवी मूवर्स। हम देख रहे हैं कि वैसे तो मल्टी बैगर ये साबित हुआ है, लगातार इसमें तेजी हमने देखी है, लेकिन अच्छे मूव्स हैं। आज भी सांघवी मूवर को अगर आप देखेंगे तो 4-5% के आसपास की तेजी है। जी हाँ, 5 से 5.5% की। इसके बारे में अगर आपसे पूछें चंदन, सांघवी मूवर्स, मान लीजिए किसी को इंट्राडे ट्रेड या फिर 1-2 दिन वाला ट्रेड नहीं है, किसी को अगर पोजिशनल रखना हो 2 से 3 महीने के लिए, तो आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल, देखिए काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है और लगभग पिछले 35-40 दिनों का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है। पिछले में लगभग 20-25 दिनों से देख रहा हूँ तो 5-6 बार ये 725 के आसपास आता है और फिसल जाता है, बट अब की बार ये निकलता है तो बड़े टारगेट रहेंगे। पहला टारगेट 755 रहेगा, उसके ऊपर निकलता है तो 820 तक के लेवल भी एक्सटेंड होंगे। तो पॉजिटिव बायस है, नए ब्रेकआउट के लिए तैयार है, यहाँ पे पोजीशन बनाई जानी चाहिए। हल्का सा फॉलोअप चाहिए, स्टॉक 10-15% की रैली के लिए तैयार हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह सांघवी मूवर्स पर। इस बीच चंदन से हम विदा लेंगे। चंदन, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स पर एक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें फार्मा स्टॉक देखिए, सुवेन लाइफ साइंसेज, आज भी ये स्टॉक 13% ऊपर है। कल खबर आई थी इनके ड्रग्स में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और 2 दिनों से स्टॉक लगातार चल रहा है। आज भी 12% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, सुवेन लाइफ साइंसेज का। आशीष, माफ कीजिएगा, कपिल, क्या सलाह देंगे सुवेन लाइफ साइंसेज में आप? जी, सुवेन लाइफ साइंस का बेसिकली फार्मा स्टॉक का जो स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो एक अच्छा सा इंटरमीडिएट करेक्शन के बाद में फिर से इसके फ्रेश रैली रेज्यूम तो हो रही है और लोअर टाइम फ्रेम पे जो इसके पहले 80 रुपए के यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहे थे वो भी यहाँ पे पार हो गए हैं। तो फ्रेश बाय की तो सलाह नहीं रहेगी क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों में स्टॉक का काफी अच्छा सा एक मूव हो गया, थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन जो होल्ड करे तो बेशक इसको होल्ड और भी कर सकते हैं। और ऊपर में जो इसके नेक्स्ट बेस्ट पोटेंशियल रेजिस्टेंस जो हमें देखने में मिल रहे हैं वो कहाँ ना कहाँ पे 91-92 के यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। स्टॉक का जो टेक्निकल पैटर्न का ब्रेकआउट भी काफी हेल्दी है, यहाँ पे आ रहा है, तो होल्ड कर सकते हैं 91-92 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह सुवेन लाइफ साइंसेज पर। इस बीच हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर शेयरों में अच्छी तेजी है। मैंगलोर पर तो हमने चर्चा की, इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर, RCF, NFL, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कोई ट्रेड देख रहे हैं आप यहाँ पर? आयुष, आपसे सवाल होगा। RCF की अगर हम बात करें तो RCF में एक अच्छी हमें रैली देखने को मिली, जैसे ये 128-129 का लेवल्स में बाइंग जोन है। डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना चाहिए। इसमें जो इमीडिएट टारगेट बन जाएगा वो 135 का आएगा। इसमें जो स्टॉप लॉस आपको रखना है 122.50 का रखना है। जैसे ही 136-137 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, हम इसमें 145 से 150 के लेवल्स भी देख सकते हैं। ये सीमेंस को लेके आइए डॉक्टर साहब। यहाँ पे खबर ये आ रही है कि ग्लोबल इशू हो गया है कंपनी को, जो ग्लोबल कंपनी है पेरेंट को इशू हो रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज, और शायद वो इंडियन आर्म में स्टेक बेच सकते हैं। इसकी वजह से इसके अंदर शॉर्टिंग हो रही है। स्टॉक सस्ता नहीं है किसी भी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, लेकिन 50 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड है, तो ये हमेशा स्टीप वैल्यूएशन पे ट्रेड करती आई है।
कपिल जरा इसके चार्ट्स को देखिए, नीचे कहाँ तक जा सकता है सीमेंस? काफी टाइम से अपने एक रेंज में ही चलता आ रहा है। नीचे में 3380 का था और ऊपर में 3950 का लेवल था। आज के दिन में यहाँ पे थोड़ा सा पेन देखने मिल रहा है, जो उसकी लोअर बैंड थी वहां पे ब्रीच हो रहा है। 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे भी स्लिप हो गया, तो रिलेटिवली कहां ना पे एक वीकनेस इंडिकेट करता ही है। ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पे लगता है कि थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर और भी एक्शन हो सकती है और नेक्स्ट में सपोर्ट लेवल मुझे 3235 के यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहे हैं। कुछ शॉर्ट ये अपने कैश शेयर्स की बात करें तो एक कंपनी कुछ दिन पहले डीमर्ज हुई है मिर्जा इंटरनेशनल से। आपने ज़रूर बचपन में या अभी भी शायद उसके ब्रांड के जूते पहने होंगे, बहुत ही शानदार जूते बनाती हैं, वो है रेड टेप। यहाँ पे खबर ये है कि जो राशिद मिर्जा हैं, जो मैनेजमेंट थे, जो है मैनेजमेंट मिर्जा इंटरनेशनल के, उनके बेटे चला रहे हैं ये कंपनी रेड टेप। तो एक नया फ्रेश इंथुजियाज्म जिसे कहते हैं ना, जोश कंपनी में आया है रेड टेप। चार्ट्स देखिए ज़रा इसके, पहले भी 550 आया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया था, इस बार क्रॉस करेगा क्या कुछ? तो अजय देखिए, रिसेंट डीमर्जर है तो यहाँ पे डेटा बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन अगर मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखूं तो बिल्कुल 570 का जो लेवल है, इसका रिसेंट हाई बनाया था, वहां से स्लिप हुआ है, बट एक अच्छा खासा बेस भी बनते हुए नजर आ रहा है 500 के आसपास। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके का हम इसमें वॉल्यूम एक्शन पिकअप होते हुए देख रहे हैं, इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया कि आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करें। थोड़ा सा ऑफ हाइज है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होगा। तो 510 का जो लेवल है, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ऊपर में 550 एंड 575 के जो दो लेवल्स हैं, ये आपके लिए टारगेट एक्ट करेंगे। तो नियर टर्म मोमेंटम इसमें पॉजिटिव टर्न होते नजर आया है 500 के बेस के साथ, तो एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी कम रखें, बट अदरवाइज लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक एक और अपस्विंग दिखा सकता है टू 575 लेवल्स। हालांकि जरा इंटरडे लिखे है डॉक्टर साहब, इंटरडे बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट हो गया और निफ्टी भी फ्लैटन आउट हो रहा है। हमने आपको बताया था कि आज थर्सडे के लो से अगर आप देखें तो चला हुआ है मार्केट, तो बहुत ज़्यादा फ्रेश लॉन्ग ट्रेड्स अगर लें तो इंटरडे पुल बैक पे लें, बाजार खुलते ही ना लें। ये देखिए अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन हर्डल मिल रहे हैं ऊपर, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको बैंक निफ्टी पे। निफ्टी तो ऑलरेडी लाल निशान में आ गया। एक स्टॉक कपिल में डिस्कस करूंगा आपसे, BSE लिमिटेड। मतलब शानदार कहना शायद कम होगा, पिछले 6 महीने में स्टॉक डबल से ज़्यादा हो गया। 2000 रुपये का भाव हो रहा है, 700 रुपये से चला है। नए MD का मैनेजमेंट हमने यहाँ 18 ऑफ स्वदेश पे उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ी अच्छी गाइडेंस दी। उसके बाद वन साइडेड अभी ये 25,000 करोड़ का ही एम कैप है। ये देखिए 3 टाइम्स लास्ट 6 महीने में। अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ ये स्टॉक तो मुनाफा वसूली करूँ या जल्दी ना करूँ, कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करूँ? जी, BSE को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंटी ग्रेविटी जैसा स्टॉक है। जो भी मार्केट में बड़े बड़े करेक्शंस आए हुए हैं, इसका थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया हुआ है, बट इसके ट्रेंड का रिजम्पशन भी इतना ही स्ट्रांग रहा हुआ है और यहाँ पे टेक्निकली कोई हमें रिवर्सल साइन नहीं बनता है। तो ऑफकोर्स जहां पे कोई वीकनेस साइन नहीं है तो सेल करना थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा, बट ऑफकोर्स इतना अच्छा चला हुआ है तो स्टॉक में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना काफी जरूरी हो जाते हैं। तो इसका जो लास्ट टाइम का जो हमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने मिला था मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ, तो 1620 का यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आएगा मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से, और वेरी शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा कुछ 1770 के लेवल के यहाँ पे आएगा। इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को होल्ड करके स्टॉक को ऑफकोर्स उसके अपसाइड मोमेंटम राइट कर सकते हैं। ठीक है, 2000 रुपये की तरफ बढ़ चला है BSE। 1770 पर स्टॉप लॉस लगा के आपको इसको होल्ड करना है। एक शेयर है वेसुवियस इंडिया। चंदन जी आपसे व्यू चाहेंगी, क्योंकि साल भर पहले ये शेयर था 1500 का, आज ये है 3500 का। रिफैक्ट्रीज कारोबार वाली कंपनी है और हमने देखा था कि नतीजे भी काफ़ी अच्छे दिए हैं। हालांकि वैल्यूएशन को लेकर थोड़ी डिबेट हो सकती है, क्या वो महंगे हो गए हैं, लेकिन जरा इसके चार्ट्स आप चेक कीजिए। यहाँ से आपको कितनी स्टीम दिख रही है और क्या वो लोग जो लोअर लेवल पर एंटर हुए हैं 1500, 2000, 2500 के भाव वाले, क्या वो थोड़े थोड़े पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें या फिर बेहतर होगा स्टॉप लॉस ट्रेल करें और अभी इसमें बने रहें? ठीक है, चंदन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए कुछ आपके लिए ये सवाल है, बताइए क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? अभिषेक देखिए इसमें
जी हाँ, एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड था। द स्टॉक वाज ड्यू अ ब्रेकआउट, आज आया है, बट अब हमें लग रहा है कि जो इतनी बड़ी गैप अप हुई है इसके बाद इसको अब चेज ना करें। बाय ऑन डिक्लाइंस का मोड जो है ये बिल्कुल आप यहाँ पे अपना के चल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक अगर आपको थोड़ा सा डिप देता है 3110 3120 के जो आज के लोज हैं इसके आसपास, तब बाय करें। देखिए ऑलरेडी ऑफ हाई से 3700 के करीब का आज के दिन का ही हाई है, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। सो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट कर जाएं, 3500 3510 के आसपास अगर मिले तो फिर से बाय करें। तब आपके लिए जो टारगेट है ये फिर से 3700 3730 के लेवल्स होंगे, जिनको आज स्टॉक ने करीब तीसरी बार अटेम्प्ट किया है इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो 3500 से लेके 3700 तक की रेंज है, उसको प्ले करें। ऑन द डाउन साइड अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलें तो वो होगा 3460 का जो जोन है इसके पास में। ठीक है, दिस यूवीएस इंडिया पर ये व्यू कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी ठीक ठाक एक्शन है। हालांकि अक्टूबर का महीना इनके लिए भी ठीक ठाक नहीं गुजरा है। 60 रुपए के स्तर से शेयर गिरते गिरते 50 रुपए के आसपास हो गया, वहां पर थोड़ी सी बाइंग लौटती दिख रही है। 5% की अच्छी तेजी इनफैक्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में। इसमें कपिल आपको क्या लगता है कि ये जो स्टीम है क्या ये सस्टेन करेगी और इस तेजी को क्या और आप ऊपर जाते हुए देख रहे हैं? जी, मुझे बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेट्स से न्यूज़ीलैंड हो गया या फिर थोड़ी टाइम पहले हमने डिस्कस किया था स्पंदना फूड थी, तो ये इन सारे स्टॉक के अंदर काफी सारा एक पॉजिटिव ट्रैक्शन तो देखने मिला हुआ है। अच्छा मूव आ गया था, उसके बाद में स्टॉक 60 से लेके ऑलमोस्ट 50 रुपए तक रिट्रेस भी आ गया है। 50 रुपए का जो लेवल था वो पहले का एक बेस बना था, उसका एक जो रेजिस्टेंस थे वो भी सपोर्ट लेवल आ गए हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट भी यहाँ पे ले रहे हैं, तो स्टॉक प्राइस एक बेस बना रहा है। अभी तक इसका फ्रेश पॉजिटिव ब्रेकआउट हमें नहीं देखने मिला हुआ है, लेकिन बेस अपवर्ड्स बन रहा है। जो पहले की सेलिंग प्रेशर थी वो कहां ना कहां पे अभी कम हो गई है। इसका मैं फ्रेश ब्रेकआउट 54 के लेवल के ऊपर का देख रहा हूं। एक बार 54 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो स्टॉक प्राइस में और भी हमें इजाफा देखने मिल सकता है 58 तक। ओके, तो ये है सलाह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। इस बीच सुप्रीम पेट्रो यहाँ पर भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। स्टॉक अब 3% ऊपर आ चुका है सुप्रीम पेट्रो का। कुछ क्या सलाह देंगे? सुप्रीम पेट्रो में क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल पूजा, एक अच्छा खासा अपस्विंग इसमें चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक ने जो 600 का लेवल है उसको भी पिछली जो अपस्विंग थी उसमें क्रॉस किया था। मार्केट के साथ नीचे आया है, बट वहां पे भी 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय की सलाह बनती है। अगर आप इसमें पोजिशनल व्यू लेके चलें तो और भी बेहतर होगा। स्टॉक का जो नियर टर्म परफॉर्मेंस रहा है ये बहुत ही शानदार रहा है और ये अप ट्रेंड जो है यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप फ्रेश पोजीशन अगर इनिशिएट करें तो पोजिशनल टारगेट्स के हिसाब से 625 और 645 के जो 2 लेवल्स हैं इनको अपना टारगेट बना के चलें। एंड ऑन द डाउन साइड जो आपके लिए स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो 575 का रहेगा। तो मोमेंटम है, जारी है। मार्केट के साथ हल्का सा डिप आया था, बट ऑन द होल द स्टॉक इज इन एन अपस्विंग एंड दिस मोमेंटम कुड कंटिन्यू। ओके, तो अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप अभी भी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं सुप्रीम पेट्रो में। ये राय कुछ की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं